और यहाँ के एजुकेशन फीस बहुत ज़्यादा थे दैट आई कांट अफोर्ड, मतलब नहीं थे घर में पैसे इतने। और फिर इसके बाद मुझे एफवाई में एडमिशन नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे वहाँ पे ही एडमिशन लेना पड़ा। बट सेकेंड ईयर मैंने ठान ही लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे पुणे जाना है। रियल इस्टेट में अगर बात करें ना, सब लोग प्रॉफिट मेकिंग के पीछे भाग रहे हैं। आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पकड़ लो ना यार, सिंपल है, एक डील करो, 2 लाख आया, 4 लाख आया और उसको ही चलाओ, राइट। बट व्हाट आई फील ना कि आप सर्विस बनाओ यार, सिस्टम बनाओ, पैसे आ जाते हैं। आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो। मुझे पता नहीं, लोग बहुत से लोग निखिल में मिलता हूँ ना, पैसा करते रहते हैं यार। They are not from India as well. Obviously, property management में the big fours are international बट companies. बुरा इस बात का लगता है कि इसमें इंडियन कंपनी क्यों नहीं है निखिल। अगर आप सिर्फ चैनल पार्टनर बन के महीने का 1-2 लाख कमाना चाहते हो, आप इंडस्ट्री के लिए बने नहीं हो जी आप कभी ना कभी खत्म हो जाओगे, जी राइट। क्योंकि निखिल सिंपल है यार, तुम्हारा सिस्टम नहीं है, तुम्हारा मॉडल नहीं है, तो आपका वो विजन होना चाहिए कि मैं वो प्रॉपर्टी बेचूंगा 100 CR की, तो 100 CR की प्रॉपर्टी बेचने लायक बनना भी जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आई एम रियली सुपर एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज मैंने आपके सामने जो हस्ती को लाया है, ही इज अ यंग एंड डायनेमिक रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर एंड रियल एस्टेट कंसल्टेंट। ही स्टार्टेड हिज करियर एट अ वेरी यंग एज ऑफ 18 and by the age of 22 he was a team lead in one of the leading real estate consulting firm in Pune. When he was doing really well at the age of 22, he took the risk and he quit his real estate consulting job and he started with his own real estate consulting firm. And also उन्होंने अपना खुद का content creation भी start किया real estate field में. And now he is a very well established content creator as well and उनकी खुद की एक real estate consulting firm भी है. मैं आज जिनकी बात कर रहा हूं, he is none other than Mr. Kunal Gholab, the founder of Houses Option and Visitor Realty. So चलिए करते हैं उनके साथ बातचीत। और जो भी यंग रियल एस्टेट कंटेंट क्रिएटर मेरा कंटेंट देख रहे हैं, साथ ही में जो यंग लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत वैल्यूएबल होने वाला है। बिकॉज एट द वेरी एज ऑफ 22 ही स्टार्टेड हिज करियर एंड ही इज डूइंग इट रियली वेल। सो जो भी यंग लोग बिजनेस में आना चाहते हैं, अपने करियर के लिए हेड स्टार्ट चाहते हैं एट अ वेरी यंग एज, उनके लिए बहुत सी वैल्यूएबल चीज़ें इस पॉडकास्ट में आपको सीखने को मिलेगी और साथ ही में हम कुणाल से जानेंगे भी इसके बारे में। सो चलिए बात करते हैं कुणाल घोलप के साथ। So hello Mr. Kunal, thank you for being here. Thank you so much for inviting Nikhil. It's pleasure having you here. Thank you for coming. So actually अब तक मेरे पास जो भी content creators आए हैं, whether it's Snehil Yadav, whether it's Mr. Sagar Lendwe, Mr. Sanat Thakur, साथ ही में भी हर्षित गुप्ता आए थे, who is a personal branding and digital marketing AI expert. So सभी का वो first podcast था और आपका भी, you are my 5th guest. और आपका भी ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो हाउ डू यू फील, मतलब कैसा आपका फीलिंग है? ओके, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड निखिल एंड मैंने सोचा नहीं था इतने जल्दी मैं पॉडकास्ट में आऊँगा। मैं तो खुद का ओन पॉडकास्ट स्टार्ट करने का सोच रहा था, बट वो खुद के लिए था, बट ये मैं कभी प्रिपेयर्ड नहीं था, बट तुमने सडनली इन्वाइट किया, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द थिंग जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम होपिंग कि जो भी चीज़ें हम सीखेंगे, जो भी डिस्कस करेंगे, ये सबके लिए यूजफुल रहेगी। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना। निखिल इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड इसने आई सीन हिम, ही सीन मी फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। सो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, देयर आर मल्टीपल फील्ड्स जहाँ पे यू कैन डू योर करियर, बट यू चोज रियल इस्टेट, सो व्हाई इज दैट? ओके, सो जो भी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मेरे पर्सनल लाइफ से अटैच है, क्योंकि मेरा पास के लिए सब कुछ अटैच है। सो रियल इस्टेट क्यों, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कभी निखिल मैंने कि रियल इस्टेट करना है, मुझे रियल इस्टेट में करियर करना है, कभी नहीं सोचा था। स्टार्टिंग गोल क्या था कि पैसे बनाने, दैट्स इट, राइट? सबका ही होता है, एग्जैक्टली, सबका ही वही होता है। बट मैंने बहुत सोचा और देन आई फाइंड कि चलो फूड इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, मुझे पता नहीं, मुझे वो पता चला, और मेरा एक बैकग्राउंड भी है कि फूड इंडस्ट्री में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जी। तो आई स्टार्टेड माई दैट बिजनेस, बट वो बिजनेस कहीं ना कहीं लॉकडाउन में फेल हो गया। देन मुझे अगेन जॉब चाहिए था, देन आई ज्वाइन रियल इस्टेट। At what age you joined real estate? At the age of 21. 2021. Okay. Yeah. Then I started and then मुझे पता चला कि मैं तो गलत इंडस्ट्री में था। Okay. रियल पैसा तो रियल इंडस्ट्री तो रियल इस्टेट है, जिसमें पैसे बनाने हैं, और आप जो मेरे एम्स है वो मुझे यही इंडस्ट्री फुलफिल करवा के दे सकती है।
देन आई चूज रियल इस्टेट एंड मैंने अभी इसमें ही करियर करना है, दैट्स द एंड, क्योंकि इससे अलावा मुझे नहीं लगता कोई इंडस्ट्री है जो मुझे चाहिए वो मुझे दे पाएगी। तो दैट्स व्हाई। ओके, दैट्स अ ग्रेट आंसर। आपको रियल इस्टेट के बारे में कैसा पता, कि आपको कैसे पता चला कि प्राइमरी रियल इस्टेट नाम का भी कुछ तभी है इन द मार्केट, कि ये बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है? हाउ डू यू गॉट टू नो? बिकॉज मैं आपको इसके पीछे भी, ये क्वेश्चन के पीछे भी मेरा एक बहुत बड़ा ये है। बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया आई वॉज 25, इंजीनियरिंग, फिर MBA, फिर मैं एक डेवलपर फर्म में लगा, तब मुझे पता चला कि एक चैनल पार्टनर नाम का कॉन्सेप्ट होता है जो प्राइमरी रियल एस्टेट मार्केट में एग्जिस्ट करता है। Okay. तो वो तो मुझे 25 के एज में पता चला, बट यू गॉट टू नो दैट एट द एज ऑफ जस्ट 20-21, राइट। सो कैसे? सो लॉकडाउन में बेसिकली आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री थी एंड फूड इंडस्ट्री में कैसा था कि लॉकडाउन में कोई शॉप्स चालू नहीं थे जिससे मैं सर्वाइव कर रहा था उस टाइम पे। तो दैट्स वाई मुझे जॉब चाहिए थी, और मैं रिसर्च करने जब लग जाता हूँ ना, मैं पूरा डूब जाता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं रिसर्च ही करता हूँ उस चीज़ के बारे में। तो उस टाइम पे मैं सोच रहा था कि क्या अलग से कर सकते हैं घर पे बैठ के। देन आई एम लुकिंग फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, आई एम लुकिंग फॉर ट्रेडिंग ऑप्शन, स्टॉक मार्केट, कि ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। देन मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, देखता हूँ कि क्या चल रहा है ओवरऑल ग्लोब। तो मैं सब सर्च करते करते मुझे एक बंदा मिला, आई एम फॉलोइंग हिम, मैंने उसको टेक्स्ट किया एंड ही इज गाइडिंग मी। कौन थे वो? ये इज एन फॉरेक्स गाय। ओके, या सो पुणे आया था मैं उनसे मिलने। देन आई मेट और मैंने बोला मेरी ऐसी ऐसी चीज़ है, बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं था, फंडिंग, क्योंकि हर एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट चाहिए, ट्रेडिंग करना है फिर कुछ भी कर, बट आई डोंट हैव, मेरे पॉकेट में कुछ भी पैसे नहीं थे। देन उन्होंने सजेस्ट किया कि कुणाल आपको करना है, आई टोटली एग्री, बट आप कहीं पे जॉब कीजिए पहले, कहीं से इनकम जनरेट कीजिए, देन यू कम टू मी, हम फिर फॉरेक्स में पैसा लगाएंगे, स्टॉक मार्केट में लगाएंगे। देन मुझे उन्होंने जॉब सजेस्ट किया उनके रेफरेंस के थ्रू, मैं फिर इंटरव्यू दिया एंड मैं सिलेक्ट हो गया बाय गॉड ग्रेस। पहला इंटरव्यू, कोई कंपनी नहीं, अच्छा ठीक है सिलेक्टेड, डन, जो भी दे रहे हैं आई एम एक्सपेक्ट, 12 बोला 15 बोला, इट्स ओके, डन, मैंने स्टार्ट किया जॉब। ये चीज बहुत मैटर करती है। पहले लोग पैसा देखते हैं, Yeah. बट ये पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट। सबसे पहले जरूरी है आप काम ढूंढो और पहले काम अच्छा करो, आपको पैसा मिल जाएगा बाद में। मनी इज बाय प्रोडक्ट निखिल, Yes. व्हाट आई फील ना कि पैसे कभी भी जिंदगी में कमा सकते हैं, आपका एज कोई लिमिट नहीं रहती पैसों के लिए, बट स्किल्स जरूरी है। सो मैंने भी उस टाइम पे वही देखा कि आई डोंट नो एनीथिंग, मैं पैसे नहीं देखूंगा, मुझे काम चाहिए था। जी, आपने कहा आप पुणे आए, एक आपके जो भी जो फॉरेक्स गाय है उससे मिलने, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आई एम फ्रॉम ओझर, इट्स टेम्पल, और जहाँ पे विघ्नहर गणपति, इट्स नियर जुन्नर, इट्स नियर जुन्नर में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। Yes, अभी जस्ट 19 फरवरी को वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। Yes. आई एम फ्रॉम दैट प्लेस एंड आई एम वेरी मच प्राउड कि अगर मैं कभी जुन्नर बोलता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फीलिंग देता है, और सबको पता है ये चीज़। तो आई एम फ्रॉम दैट प्लेस, और उसी बैक मतलब वहाँ पे ही बचपन से बड़ा हुआ हूँ मैं। और 10th तक मेरा वहीं पे एजुकेशन हुआ, फ्रॉम द हाई स्कूल, ओके, राइट। देन उसके बाद 12th तक मेरा नारंगांव करके प्लेस है, वहाँ पे साइंस हुआ। ओके, तो बेसिकली होता है ना, एक बड़ा कुछ करना है तो फिर साइंस लो, कॉमर्स लो, दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो साइंस ले लिया। देन उसके बाद जैसे मतलब मैंने 12th साइंस तक पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने कंप्यूटर साइंस ले किया एट द FY में। ओके, वो क्यों किया? क्योंकि IT बहुत बूमिंग है, पर कुछ पता नहीं था करियर के बारे में, कोई बताने वाला भी नहीं था, बस वो कि जो सुनने में आता है, जो देखने के लिए मिलता है वो करो। ओके, देन आई सिलेक्टेड IT, क्योंकि IT में बहुत बड़ा करियर कर सकते हैं। देन मुझे पहले से पुणे आना था एक्चुअली। तो जैसे ही कुछ आपको लाइफ में बड़ा करना है निखिल, व्हाट आई फील कि तुमको तुम्हारे जो सर्कल है, तुम्हारा जो सराउंडिंग है, वो चेंज करके कहाँ पे बाहर जाना पड़ेगा। एंड वो पहले से मेरे दिमाग में था कि मुझे उस प्लेस पे, उस जगह पे, गाँव में नहीं रहना है। ट्रू, राइट, बट 12th में ग्रेड कम थे, मुझे लगता है 48 समथिंग था, केमिस्ट्री में 36 पे पास आउट हुआ हूँ। तो उस टाइम पे ग्रेड कम थे, तो मुझे FY में एडमिशन नहीं मिल पाया यहाँ पे, और यहाँ के एजुकेशन फीस बहुत ज़्यादा थे, दैट आई कांट अफोर्ड, मतलब नहीं थे घर में पैसे इतने। और फिर इसके बाद मुझे FY में एडमिशन नहीं मिल पाया, इसलिए मुझे वहाँ पे ही एडमिशन लेना पड़ा। बट सेकेंड ईयर मैंने ठान ही लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे पुणे जाना है, कि मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ये क्लियर है कि मुझे करना क्या है। एक्चुअली बचपन से क्लियर है कि मेरे लाइफ में मुझे अचीव क्या करना है। आपका वाई क्लियर है। आपने मैं आपका कंटेंट भी देखता हूँ तो यू आर सेइंग कि वाई क्लियर होना चाहिए। अभी इवन सनत सर हमारे आए थे, उनका भी ये सबसे बड़ा ये था कि आपका वाई क्लियर हो तो आपको एवरीथिंग इज क्लियर इन योर लाइफ। आप काफी अच्छे से, काफी इजीली वो चीजें अचीव कर सकते हो, भले ही वो टफ हो, लेकिन अगर आपका वाई क्लियर है तो वो पर्पस ही आपको ड्राइव करता है।
वेरी ट्रू। और वो मेरा बचपन से था, यू कांट बिलीव, मतलब मुझे मेरे फर्स्ट ईयर की चीजें भी याद है। Okay. मतलब सॉरी, सेकेंड ईयर, मतलब मेरा जब बर्थडे हुआ था फर्स्ट, उसके बाद की हर एक चीज, मतलब बच्चों को याद मोस्टली याद नहीं रहता कि, बट मुझे बचपन से लेके सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में है, इसीलिए मेरा वाई क्लियर है, क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ। मेरा पास थोड़ा बहुत वियर्ड है, सो दैट्स व्हाई मैं उतना। सो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो, जैसे कि आपने कहा कि आपका फर्स्ट ईयर ही हुआ था, स्टिल आपको एजुकेशन की जगह आपको पुणे आना था, एंड यू गॉट दैट हंगर इन योरसेल्फ। हाँ, यू गॉट दैट हंगर इन योरसेल्फ कि मुझे पुणे आना है, मुझे आई डोंट केयर अबाउट द एजुकेशन, मुझे अभी आगे क्या कर सकता हूँ मैं, व्हाट इज माय, बिकॉज आपका गोल क्लियर हो गया था। राइट। सो आपने फिर आफ्टर फर्स्ट ईयर यू केम हियर, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या था? ओके, बहुत वियर्ड आंसर है। हाँ, जैसे आपने पॉइंट बहुत सही पकड़ा, मुझे पुणे एजुकेशन के लिए नहीं आना था, मुझे बस पुणे आना था। यस। उसके पीछे साइकोलॉजी ये थी कि मुझे बड़ी गाड़ियाँ देखनी है, बड़े घर देखने हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल क्या होती है वो देखना है, मुझे उन लोगों के बीच रहना है, वो कैसे पैसे कमाते हैं वो देखना है। इसीलिए मैं पुणे आने का ठान लिया था कि मुझे पुणे आना है और ये सराउंडिंग को फील करना है कि हाउ दे, लाइक वो कैसे कमाते हैं, कैसे करते हैं, मुझे वो चीज़ की, क्योंकि गांव में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जो मैं गांव में स्कॉर्पियो देख पाता, वो मैं पुणे आके मैं यहाँ पे कोई लग्जरी कार देख सकता था, मैं बैक हो कुछ भी, वो मैं वहाँ पे मुझे बस वो चीज़ें फील करनी थी और समझना था कि ये कैसे रन होता है मार्केट, इसीलिए पुणे आना था। बट पुणे आना हो या फिर कहीं पे भी जाना हो ना, ये बहुत टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि फाइनेंसेस नहीं थे मेरे पास, जीरो फाइनेंसेस, तो हर एक जगह से गुजरना इट्स वेरी टफ फॉर मी। तो इसीलिए YSY जब मैं पुणे आया, वो तो बहुत लंबी स्टोरी है कि मैं कैसे, हम करेंगे डिस्कस। बट जब सेकेंड ईयर पुणे आया तो मुझे यही एडमिशन मॉडर्न कॉलेज में मिला जी। इससे पहले बहुत कॉलेजेस सर्च किए, बट बाय गॉड ग्रेस वहाँ पे मिल गया। ओके। सो सेकेंड थर्ड ईयर यहाँ पे पुणे में ही हुआ। ओके, ग्रेट। या तो एजुकेशन जर्नी ऐसी रही कि मैं यहाँ पे आया। सो आपने जब यहाँ पे सेकेंड ईयर में एडमिशन ली, उसके बाद ही यू स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जॉब्स और व्हाट? ओके, सो मैं एक्चुअली काम जो है ना वो बचपन से करता आया हूँ। ओके। मुझे मतलब मेरे घर में एक्चुअली 3 लोग हैं, मम्मी और नाना नानी। ओके। सो और हमारे पास कोई खेती नहीं है, हमारे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो बचपन से मेहनत करता आया हूँ मैं। मतलब ऐसे ऐसे काम किए, जैसे यू कैन से कि खेती में जाके वो सब कुछ उठाना लोगों का, और दिन के मुझे मिलते थे 50 रुपए 70 रुपए। एट द एज ऑफ मुझे लगता है मैं कुछ 10-12 साल का रहेगा, तो मैंने तब से काम किया है। तो उस टाइम पे खेती में काम करना, या फिर वो शादी में वो देते ना खाना परोसते हैं, आई डिड दैट एज वेल, और वो रात में 3-3 बजे तक वो किया है मैंने। तो बचपन से मुझे काम करने की आदत है, राइट। मैंने जो हो सकता है उसने मुझे दिया, आई रियली अप्रिशिएट, बट मुझे भी कुछ करना था खुद के लिए जी। तो इसलिए मैंने बचपन से ही निखिल काम स्टार्ट किया, एंड सारे काम किए, सारे लेवल के काम किए, फ्रॉम पोछा लगाना हर एक होटल्स में। और मम्मी ने मुझे कभी बोला नहीं कि कुणाल तू ये कर, वो मुझे डांटती थी क्यों कर रहे हैं, मैं हूँ, बट मुझे मैं वो फील कर सकता था जो वो फील कर रही है। उसने जितना दिया उसने दिया, लेकिन मुझे खुद से कुछ करना था। तो वो जो आग है ना, वो बचपन से ही मेरे पास है, अंदर अभी भी जल रही है कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो प्राउड फील करे और दुनिया को दिखा सको कुछ। तो रीजन मेरे बहुत तगड़े, और ये हर एक मेमोरी अगर बताने जाऊँ निखिल, तो इट्स रियली लाइक कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो वो इसीलिए मैं बचपन से काम करता आया हूँ, ग्रेजुअली आई एम वर्किंग। सो इसके साथ साथ मैंने बहुत से बिजनेसेस किए, लॉकडाउन में बहुत से बिजनेसेस किए, बट ऑफिशियली जो बिजनेस है, जब मैं सेकेंड ईयर पुणे आया था, जब सेकेंड ईयर पुणे आया तब एक्चुअली मेरी मॉम बैंक में थी, और बैंक में होने के कारण बैंक में वो क्लार्क की पोजीशन पे थी, मतलब इट्स नॉट परमानेंट जॉब नो। तो परमानेंट जॉब नहीं था, तो उसका जॉब सडनली मैं पुणे आया और उसका जॉब चला गया। वो मुझे 3,000 दिया था लास्ट, मुझे याद है, यहाँ पे फर्स्ट रेंट मेरा, और उसके बाद घर से मैंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं लिया, राइट। This is inspiring. Yeah. So उस टाइम पे मॉम ने मुझे 3,000 दिया, एंड रेंट हुआ वो अकेली। एक्चुअली सच में पॉडकास्ट तो मेरी मम्मी का लेना चाहिए, ये क्योंकि मेरे लिए तो वही मोटिवेशन है, वही इंस्पिरेशन है, वही पूरी दुनिया है। तो वो है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। तो मॉम ने 3,000 रुपीज सेकेंड ईयर में दिया मुझे, एंड वो चली गई। फिर मेरे प्रॉब्लम्स मेरे रह गए। उसके बाद फिर जो भी प्रॉब्लम आए, जैसे कि उसके बाद खाना हो गया, रेंट हो गया, सब मुझे करना था।
राइट। तो मैंने फिर पार्ट टाइम जॉब्स अप्लाई किए निखिल। मैंने बैक साइज जब बियर लॉन्च हुई थी पुणे में, मैं उसका प्रमोशन करता था। जो स्टोर्स में रहती है ना, वो स्टोर में जाके बाहर ये नई बियर आई है, यू कैन ट्राई, क्योंकि जॉब चाहिए थी और वो पार्ट टाइम था और आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम, क्योंकि कॉलेज भी चल रहा था ना। तो एजुकेशन के साथ साथ मैंने ये जॉब्स चालू किए। जब खाना नहीं होता था तो आई यूज्ड टू ओनली पाव। मेरे को अभी पाव बहुत फेवरेट है मेरा, मैं कभी भी पाव दिखता है तो मैं खा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आदत उस टाइम से लगी थी। पाव बोल रहा हूँ? पाव, वो वड़ा पाव के साथ होता है, दैट पाव। वड़ा पाव? हाँ, वड़ा पाव का पाव। सिर्फ पाव? सीरियसली? माय गॉड। एक्चुअली मैं आपको इसका भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट देना चाहूँगा कि बेसिकली आई बिलोंग टू अ स्मॉल सिटी एज वेल, आई बिलोंग टू अमरावती। ओके। सो बेसिकली जब मैं एक मेट्रो सिटी, मतलब अभी पुणे भी इट्स अ मेट्रो सिटी ना, सो जब मैं आया था पुणे में तो मुझे बहुत वियर्ड लगता था, यार लोग ये वड़ा पाव कैसे खाते हैं यार, कितना सूखा सूखा है। बिकॉज हमारे इस साइड में एवरीथिंग इज विद द करीज, पोहा करी, तर्री पोहा है, कोई भी चीज़ आप लोग करी के साथ होती है। लेकिन यहाँ पे आके मैं देखा यार वड़ा पाव कैसा खाते, कितना सूखा सूखा है। बट आज इट्स बिन ऑलमोस्ट मोर देन 9 years मैं अभी पुणे में हूँ, एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग कि कितना इंपॉर्टेंस है वो वड़ा पाव का। आज मुझे कहीं पे भी क्विकली कुछ खाना है, दैट इज वड़ा पाव, दैट इज द ओनली थिंग आई एम लुकिंग एट। राइट। बिकॉज ऐसा नहीं, इट्स नॉट अबाउट द मनी, समटाइम्स इट्स अबाउट कि कितना क्विकली चीजें हो जाती है, मेरा पेट भर जाता है, आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क। वेरी ट्रू। द इम्पोर्टेंस एंड दैट पावर ऑफ वड़ा पाव इज ऑन डिफरेंट लेवल, सच में। और आपने भी पाव वाली बात की, इसलिए मैंने बोला ये भी बताना जरूरी है। बहुत सही है, बट वड़ा पाव में से पाव ही लेता था मैं एक्चुअली। वो लादी थी 12 रुपए की आती थी। ओके। सो मैं जब मॉर्निंग में निकलता था रूम से, तो मैं बेकरी पे जाता था, एक लादी लेता, पूरे दिन में उसको चलाता था रात तक। माय गॉड। तो मम्मी को कैसे बताऊँ कि ये प्रॉब्लम्स है, वो बेचारी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में है, जी। तो मैं उसको परेशान नहीं करना चाहता था। Such a humble background you got. या I didn't know that, but lot more times हम मिले, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता कि you have faced all these things because you look so strong right now. Yeah. You look so confident. So it's a really good thing. और मैं आपको ये भी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आप you belong to the small city, आप वो small city में almost अपने 12th तक रहे, उसके बाद आप यहाँ पे आए, बट द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन आपने जो डेवलप किया, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आपने जो डेवलप किया, इट्स ऑन वे अनदर लेवल। सो आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच निखिल। सो यू कैन कंटिन्यू। सो आप क्या बता रहे थे? ओके। यस। सो वही मैं पूरा दिन ऐसे बिताता था क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट करना था। बट बाय द टाइम जब मैं मतलब जब जॉब कर रहा था, देन आई रियलाइज कि अभी ये करने से और कुछ मैं तो कर लूंगा, कुछ भी खा लूँ, कैसे भी जी लूँ, रोड पे भी सो जाऊँ, बट घर वालों को तो कुछ देना पड़ेगा, राइट। देन मैंने एक मेरा सबसे पहला ऑथराइज बिजनेस स्टार्ट किया। ऑथराइज इन द सेंस कि रजिस्टर्ड बिजनेस, जो एक बड़ा बिजनेस होता है, दैट आई स्टार्टेड। इट्स एन फूड वर्मिसिली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। वर्मिसिली दैट मींस शेवई, यू नो, शेवई आपल्या मराठीत जे म्हणतात। व्हाट आई डिड, मैंने उसको ड्राई फ्रूट में मिक्स करके एक पूरा हेल्दी उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया, जिसमें आप वो फूड को एज अ हेल्दी, जो बच्चों को जो मॉर्निंग में खिलाते हैं एज अ ब्रेकफास्ट, आप उसको दे सकते हो। और इट्स टोटली फ्रॉम 100% व्हीट एंड ड्राई फ्रूट। डेवलप किया? या इट्स क्योंकि एक्चुअली जब मैं छोटा था ना, जब आई एम ऑन 7th स्टैंडर्ड, तब मेरे मम्मी को इनकम सोर्स नहीं था कुछ। देन उसने बहुत बड़ी रिस्क लेके एक शेवई का मशीन लिया था ऑन द 7th grade, एंड आई एम द ओनली सपोर्टिव पर्सन फॉर हर। हर टाइम मैं वो प्रॉब्लम में आई एम विद हियर। तो बचपन से बहुत सारी मेमोरीज है मम्मी के साथ। तो 7th grade में मम्मी ने शेवई का मशीन लिया था, देन शी स्टार्टेड। तो उसके 3-4 साल उसने सीख लिया था। तो मैंने सोचा मम्मी को जॉब नहीं है अभी और मुझे कुछ खुद का करना है। तो मैंने उस टाइम पे वही दिमाग लगाया कि मम्मी का प्रोडक्ट ही उसको थोड़ा और पॉलिश करके अपना प्रोडक्ट डिजाइन करके मार्केटिंग करेंगे। तो उस टाइम पे मैंने प्लान किया कि मैं अभी इस इंडस्ट्री में मचाऊंगा, पूरे फूड इंडस्ट्री में, और अभी मैं ये प्रोडक्ट को बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाऊंगा और मैगी से कॉम्पीट करूंगा, इसको हटाना है मुझे, राइट। क्योंकि मेरा जो प्रोडक्ट था उसको आप मसाला मैगी भी बना सकते थे और वो बहुत टेस्टी लगती थी। बट इट्स एन इंडियन प्रोडक्ट और बहुत ग्राउंड लेवल का प्रोडक्ट है, उसको बड़ा बनाना इट्स वेरी टफ। सो आई स्टार्टेड। जो आप कम्युनिकेशन स्किल और ये जो इसकी बात कर रहे थे, ये सब चीजें वहां से स्टार्ट हुई है एट द एज ऑफ फील्ड वर्क एक्चुअली। सो जब मैंने वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, आई वेंट टू मुंबई, श्रीनगर, मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल एरियाज फॉर द प्रोडक्शन। इसको पैकिंग कैसे करना चाहिए, डिज़ाइन कैसे करना चाहिए। मैंने कॉलेज में जाके हमारे जो वहाँ पे मॉडर्न कॉलेज बोला कि मैम आई एम इन टू वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, आपको बस थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो कॉलेज में प्रेजेंटी से लेके सब कुछ उन्होंने संभाला।
और मैं बाहर बिजनेस करता था सो सॉरी ये वन वे डिस्कशन हो रहा है क्या निखिल? नहीं, इट्स नॉट वन वे डिस्कशन, यू कैन कंटिन्यू। ओके, तो अगर मैं वहाँ से फिर बहुत घूमा प्रोडक्ट के लिए, बट उस टाइम पे फंड नहीं था। अगेन फंड इज द मेजर इशू। तब मैंने निखिल आई स्टार्टेड विजेटर कैपिटल इन जनवरी। ये मेरी 3rd कंपनी है। इसके पीछे रीजन वो सिचुएशन थी। ओके। तो उस टाइम पे मेरे लिए 20,000 रुपीज भी कंपनी के लिए जमा करना इट्स वेरी टफ। ओके। राइट, 20,000 50,000 रुपीज मैं हर किसी से पहचान वाले से मांगता था, मुझे 50,000 दे दो, मुझे बिजनेस करना है और मैं इसमें इतना इतना ग्रोथ है। मैं जो बिजनेस स्ट्रैटेजी प्लान है उस टाइम से बना रहा हूँ, पेपर वर्क। मतलब आप जो MBA में लर्निंग है, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंटेशन देना इन्वेस्टर के सामने टू जनरेट द कैपिटल, या फिर इन्वेस्टर फंडिंग लेने के लिए, मतलब वो जो MBA की बहुत सी चीजें हैं वो एक्चुअली आप प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीजों को फील्ड वर्क से आप सीखे। वेरी ट्रू, दैट्स माय USP अगेन। आई स्टार्टेड दैट टाइम। मैंने उस टाइम पे नोट निकालता था, इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, इतना पैसा यहाँ पे जाएगा, इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, इतना अपन इन्वेस्टर्स को देंगे। बाय द टाइम अभी मुझे इस फूड इंडस्ट्री में लोन्स कहाँ से निकालना है, कौन से बैंक से मिलना है, आई डिड एवरी स्टफ कॉलेज और जॉब करते करते। ओके, देन मैं गाँव गया, मम्मी को बोला ये सब करना है। मम्मी ने बोला कि कुणाल मेरे पास कुछ भी नहीं है, और सब ये सब चीज़ें चल रही थी देन मैं। और सडनली उस टाइम पे मैं बहुत लोगों से मिलता था, तो मुझे किसी ने 1 लाख रुपए की हेल्प की सब कुछ देख के। देन मैंने बैंक से 4 लाख का लोन उठाया। देन पतपीढ़ी जो होती है हमारे गाँव में, पत संस्था बोलते हैं, वहाँ से 1 लाख रुपए 18% से उठाया। तो वो ऑलमोस्ट मैंने 6 लाख का लोन उस टाइम पे कर लिया था। और कुछ भी बैकग्राउंड नहीं इस चीज़ का कि प्रोडक्ट बना दिया, पैकेजिंग कर दी मैंने, एंड आई स्टार्ट मार्केटिंग। मतलब कुछ सोचा नहीं, कुछ बैक स्टेप नहीं, प्रोडक्ट बना लिया और अभी इसको बस मचा देना है सेल करके। फिर मैंने बहुत लोगों से डायरेक्ट सेलिंग की। डायरेक्ट सेलिंग में मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। मैं सारे स्टोर्स, ऑन के सारे स्टोर्स वालों को या पुणे के ऑलमोस्ट स्टोर वालों को मैं मिल चुका हूँ ऑन द पर्सनल लेवल। स्टोर्स मतलब किराना स्टोर्स दो होते हैं। That is a lot of field work, I must say यार। काफी आपने एक्टिविटीज की है। तो उस टाइम से मुझे आदत है ये काम की, तो मुझे वो सब चीज़ें वहाँ से सीखने के लिए मिली जी। तो एक्सपीरियंसेस सेज अ लॉट। तो उस टाइम पे मैंने प्रोडक्ट हर एक शॉप पे दिया है। मैंने इवेंट्स किए बहुत सारे, जो होते हैं जैसे व्हाट यू से, जो इवेंट्स होते हैं क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आते हैं वहाँ पे, मंडे जैसा, बिजनेस एक्सपोज। हाँ राइट, काइंड ऑफ दैट आई डिड। तो बहुत सब चीज़ें की, एंड ये सब चीज़ें जब चल रही थी देन निखिल सडनली लॉकडाउन आया। एंड इट्स लाइक कि बेचूं कहाँ पे, किसको बेचूं। कॉलेज का टाइम जो था ना वो सरवाइव इस वजह से हुआ, एंड बीच में थोड़ी स्टोरीज अपन करेंगे डिस्कस। लेकिन जब आपने ये स्टार्ट किया, तो जब मार्केटिंग स्टार्ट की उस टाइम पे कुछ सेल हुआ था? एक्चुअली सच में बताऊँ तो मैंने 2-2 3-3 बॉक्सेस सेल किए हैं। मैं बहुत स्टोर्स को अप्रोच कर चुका था। आई अप्रोच टू डीमार्ट, सॉरी वो कौन सा है, मोर मार्ट। मैंने बहुत कम्युनिटीज़ को अप्रोच किया है, बट डीमार्ट से कि आप पहले लोकल में बड़ा करो इसको, देन हम आपको लेंगे। मैं मुंबई गया था डीमार्ट से मिलने। मेरा ट्रेन का पहला सफ़र उस एज में था। मैं ट्रेन में कभी नहीं बैठा। मैं प्रोडक्ट लिया, ट्रेन में बैठा और जाके डीमार्ट पे जाके रुक गया। तो वहाँ पे मैं पहली बार ट्रेन में बैठा था एट द 2nd ईयर में, एंड डीमार्ट को अप्रोच किया। सारे मोर स्टोर्स को यहाँ पे किया, बट दे सेड कि पहले आप ग्राउंड बेस बनाओ। एंड देन आई रियलाइज कि कोई भी प्रोडक्ट को फूड इंडस्ट्री में अगर आपको रिप्लेस करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें मार्केटिंग कॉस्ट हेवी लगती है। आप कोई भी फूड ब्रांड को अगर स्मॉल स्केल से बढ़ाना चाहते हो, इट्स नियरली वेरी डिफिकल्ट निखिल। अगर आप कोई ऑलरेडी ब्रांड है, जैसे कि आप कोई भी नेस्ले का पकड़ लो या फिर कोई भी ब्रांड पकड़ लो, उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, वो इजीली सेल आउट हो जाएगा। ऑलरेडी दे गॉट दैट ब्रांड आइडेंटिटी, दे हैव दैट अमाउंट एक्चुअली कि जो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टीवी एड्स पे लगा सकते हो। आप कोई छोटे गांव से कोई फूड प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हो और उसकी आदत लगाना एक इंसान को, इट्स वेरी टफ। उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि फूड इंडस्ट्री में अगर आगे बढ़ना है, आई नीड अ लॉट्स ऑफ फंडिंग। 5, 6, 10, 50 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। और ऑलरेडी आपको स्ट्रेटेजी बना के चलना है। मतलब आई हैव रिसेंटली डिड दैट केस स्टडी ऑफ एपिगामिया। ओके, इट्स अ योगर्ट।
ओके सो मैं उसका केस स्टडी पढ़ रहा था, एंड आई गॉट टू रियलाइज कि वो पूरा का पूरा नया प्रोडक्ट था इंडियन मार्केट के लिए, बट द वे दे स्ट्रेटेजाइज द होल कॉन्सेप्ट कि कैसे उसे बनाना है, कैसे उसको इंडियन ऑडियंस के सामने पेश करना है, इट वाज अ रियली आई ओपनर फॉर मी एज वेल. आप भी डेफिनेटली यू कैन रीड दैट केस स्टडी एज वेल, आई विल शेयर इट विद यू. 100%. So it was Harvard Business School case study. Very Okay. interesting. If you want to do a business, if you want to, do proper strategy for your own food product, you can read that. It's a learning. बट मुझे लगता है निखिल किसी को फूड की आदत लगाना इट्स वेरी टफ है यार. Tough. आप पार्ले जी को रिप्लेस करके दिखाओ, इट वॉन्ट बी पॉसिबल. Yes. वैसे ही मेरा कहना है कि आप कोई फूड प्रोडक्ट की आदत लगाना, अभी आप यहाँ पे हम लोग बैठे हैं जी. राइट, ओरियो जैसे अभी जस्ट हमने देखा, अभी कोई भी बिस्किट पकड़ लो, उसको रिप्लेस करना इट्स वेरी टफ. आप कोई भी ब्रांड ले लो, क्योंकि आदत है ना, यही खाना है, यही लेना है, यही प्रोडक्ट. आप कोई भी अभी मैं बहुत एक्सट्रीम लग्जरी वाले लोगों को मिल चुका हूँ, Okay. उनका फिक्स है. Everyone got that fixed habit. यही लेना है, मैगी मतलब नूडल्स लेना है तो मैगी के ही लेना है, ठीक है. कोक लेना है तो पेप्सी लूंगा मैं, या फिर कोको कोला ही लूंगा. आई नो एवरीथिंग इज फिक्स्ड. मैगी का येलो कलर बिना देखे ना कोई मतलब आप कोई भी ब्रांड को लो, अगर येलो कलर नहीं लगाया तो वो चलेगा भी नहीं. वो मैगी येलो कलर का प्रोडक्ट, वो आदत है, वो आंखों को दिख चुका है और यही करना है. आप रेड कलर में कोई और कितना भी बेहतर प्रोडक्ट बनाओ रेड कलर में मैगी को, मैगी जैसा, वो कभी नहीं चलेगा. बेट ऑन दैट. तो वो आदत नहीं चेंज कर सकते. आपने साइकोलॉजी समझ ली थी इंडियन क्राउड की. सो हाउ यू स्टार्टेड इनटू रियल एस्टेट, मतलब कोविड आ गया, योर बिजनेस गॉट स्टक, मतलब आपका पूरा ये हो गया था, राइट. एंड आई थिंक यू वर विद द डेब्ट एज वेल उस टाइम पे. देन हाउ यू मैनेज्ड एवरीथिंग, और उसके बाद हाउ यू केम इनटू रियल एस्टेट. 6 लाख का लोन था माय गॉड पॉकेट में, और उस टाइम पे मुझे नींद नहीं लगती थी, मैं सच में बोल रहा हूं. मुझे भी नहीं आती. मेरी नींद तो साला बचपन से ही चली गई निखिल, फ्रैंकली स्पीकिंग. मैं कभी अभी तक शांति से नहीं सो पाया, और मुझे सोना भी नहीं है. मैं उसके लिए प्रे भी नहीं करता कि मुझे कभी शांति की नींद आए. आई एम ओके विद इट, आई एम हैप्पी विद इट. मैं ये चीज़ समझा हूँ जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया था. बिजनेस से पहले व्हेन आई वाज वर्किंग, अरे यार ये कैसा जॉब है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, इतना ट्रैवल करना पड़ता है, सैटरडे संडे भी वर्किंग है, इन रियल एस्टेट सेल्स. बट जब खुद का स्टार्ट किया ना, मुझे तब समझा ये वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है. ये बैलेंस करना है तो फिर बिजनेस भी तुम्हारा बैलेंसिंग रह जाएगा, वो ग्रो नहीं करेगा. सो आई गॉट टू नो दैट. यस, या यू नीड टू एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन, एंड आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि आपकी लाइफ ऐसे ही रहने वाली है जी. अगर आपको बिजनेस में पैसा कमाना है. अगर आप बोलोगे कि मुझे अच्छी लाइफ भी चाहिए और मुझे बिजनेस भी करना है, इट वॉन्ट बी पॉसिबल. आप छोड़ दो, आप अच्छी लाइफ के लिए जॉब करो, इट्स वेरी बेटर, राइट. बिजनेसमैन इज विद लॉट ऑफ मूड स्विंग्स. वो थोड़ी देर में बहुत खुश रहेगा और थोड़ी देर में अरे भाई यू गॉट अ पॉइंट, पैसा, अरे यार यहाँ पे अपने पास पैसा नहीं है, नहीं. और थोड़ी देर में उसका मूड बहुत अच्छा रहेगा. कुछ भी हो सकता है उसके इसमें, कुछ भी हो सकता है. एंड ये सब चीजें एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो. तो आप कौन से भी लाइफ में, कौन से भी केस पे, कौन से भी लेवल पे रहो, अगर आपको एक्सेप्टेंस समझ में आ गया ना कि मैं इस सिचुएशन में मुझे एक्सेप्ट करना ही है और मुझे चलना ही है, देन कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आए, आप आगे बढ़ोगे. बिल्कुल, राइट. तो एक्सेप्टेंस जरूरी है, और वो बहुत सारे लोग 90% ऑफ द इंडियंस वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं इस सिचुएशन में हूँ. उनको लगता है कि मैं बहुत मतलब ऐसा वैसा, वो नहीं, वो प्रैक्टिकल चीज एक्सेप्ट करनी जरूरी है, राइट. सो यू वर इन डेब्ट. How did you manage that and how you got into real estate? Okay, 6 लाख का डेप्ट. घर एकदम छोटा है हमारा. एक्चुअली जो घर से याद आया मुझे, मैं जब अभी घर का रिनोवेशन कर रहा था, मुझे उस टाइम पे पता चला कि हमारा घर 250 स्क्वायर फीट का है. मुझे अभी हम बेचते यहाँ पे 4,000 स्क्वायर फीट, 3, मैंने कभी काउंट ही नहीं किया था, बट मैं एक 200-250 स्क्वायर फीट के घर में रह रहा था. तो वहाँ पे नाना नानी और मम्मी थी, और सबके नाना नानी, और हमारा कोई खेत नहीं था, तो हम ऐसे यूजुअली 200 रुपये 250 रुपये दिन के जो मिलते हैं उससे घर चल रहा था. मम्मी भी कुछ ना कुछ कर रही थी एंड सब कुछ. सॉरी टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट अबाउट योर फादर? ओके, सो मेरे डैड नहीं है. ओके. तो मेरे मम्मी ने मुझे बचपन से बढ़ाया. फ्रॉम द फर्स्ट बर्थडे मैंने, मतलब डैड को अभी तक देखा नहीं है. मैंने कभी देखा नहीं, तो मतलब मम्मी ने मेरे बचपन से बड़ा किया, और जो जो प्रॉब्लम्स मेरे मम्मी ने फेस किए वो मेरे सामने है, अभी भी आंखों के सामने चल रहा है. You were telling या एग्जैक्टली. सो दैट्स व्हाई मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, एंड मुझे सिचुएशंस नहीं पता थे क्या आने वाले क्या है, बट मुझे बस करना था. इसलिए मैं बस, और मेरी सबसे बड़ी यूएसपी बता दूं मैं, मुझे अगर कुछ भी समझ में आती है ना, मैं कर लेता हूँ. मैं रिजल्ट के बारे में कभी नहीं सोचता. You are doer.
आई एम अ डूअर, मुझे लगता है मैं कर लूंगा। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती है, मैं उस प्रॉब्लम को जीना चाहता हूँ एक्चुअली। जी हाँ, मैं टूट पड़ूंगा, कर डालूंगा उस चीज को, अगर अच्छा हुआ अच्छा हुआ, नहीं हुआ चलो ठीक है छोड़, कोई नहीं, प्रॉब्लम आते रहते हैं, फेस कर लेंगे। तो इसलिए मैं नया प्रॉब्लम ढूंढता था। तो उस टाइम पे मेरे पीछे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी दिमाग में चल रही थी जी कि मम्मी थी, इनको भी देखना है, सबको देखना है। और आपको पता है, एक गरीब फैमिली में या फिर जहाँ जिनके पास पैसे नहीं है, उनके घर में शांति कभी नहीं होती और शांति कभी नहीं आ सकती। जो लोग बोलते हैं कि पैसे नहीं होंगे तो भी चलेगा, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके घर में पॉवर्टी है और आपके पास शांति है, कभी नहीं। जी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें आप नाराज हो जाते हो कि ये चीज़ करने के लिए पैसे नहीं है। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि गरीब है लेकिन खुश है, ये वर्ड मुझे पूरा झूठ लगता है। ओके, मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है, तो आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हो, बट या इट्स माय स्टफ। नहीं, मुझे तो सही लगता है। दैट्स व्हाई, बिकॉज़ आई एम इनटू द फील्ड जहाँ पे मैं ऑब्वियसली यहाँ पे आई वांट टू अर्न, आई वांट टू क्रिएट अ ब्रांड। ऑब्वियसली मेरे पैसों के अलावा भी कुछ हंगर्स है अपने खुद के लिए, अपने खुद के गोल्स है। समटाइम्स इज नॉट ओनली अबाउट द मनी, बट आई वांट टू क्रिएट अ ब्रांड। वो हमेशा इट्स इन द माइंड। आई वांट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन which will be one लगता of the है top यार 10। ये सब ये चीजें सब that's why मेरे भी वाइज बहुत क्लियर है और मुझे नहीं लगता कि ये weird या फिर कुछ अजीब है। इट्स राइट ऑन पॉइंट। और इससे एंजाइटी आती है पैसे नहीं होते तो। जी इफ आप कितने भी फैमिली आपकी बहुत अच्छी है, आपके मॉम है, डैड है, फैमिली मेंबर्स है, फैमिली क्राइसिस है, तो कहीं ना कहीं मम्मी को नाराज होगी, कहीं ना कहीं ब्रदर नाराज होगा, कहीं ना कहीं पापा नाराज होंगे, ये सब चीजें होती है। तो वो टाइम मेरा तो बचपन से फेस था। मैंने यूज 6 महीने एक टी शर्ट यूज करता था निखिल में, 6 month 1 टी शर्ट एट दैट टाइम, राइट। कहीं पे जाना है तो मुझे सोचना पड़ता था यार ये टी शर्ट कैसे पहन के जाऊँ मैं, राइट। तो मैं उस सिचुएशन से आया था, तो मुझे कुछ बड़ा तो करना था, बट मुझे घर वालों को परेशानी नहीं देनी थी। तो मेरे मम्मी को मैंने कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं बताया कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, वैसे हूँ। मैं बस एक बार रोया था मम्मी के सामने, सेकेंड ईयर जब एग्जाम यहाँ पे एडमिशन लेना था, मुझे पुणे आना था, ये मैंने बताया मेरे को पुणे आना था, बट सेकेंड ईयर एडमिशन लेना था। एक फ्रेंड था मेरा, बहुत अच्छा फ्रेंड है, ही टोल्ड मी कि मैं तुमको पैसा दे दूंगा। एट लास्ट डे था यहाँ पे पैसे भरने के लिए, 40,000 इज समथिंग फॉर ईयर फी। और उसने लास्ट तक बोला 12 बजे तक कि मैं तुमको पैसा दूंगा, तुम मुझे बाद में दे देना। बट सडनली, क्योंकि उसको लगता था कि मैं उसके साथ रहूँ, तो उसने माइट बी, वो थोड़ा अटैच था ना, तो उसने नहीं दिया पैसा। और मैं उस टाइम पे सडन नहीं दिया, मतलब उसका नहीं अरेंज हुआ, वॉट एवर दैट स्टफ। बट उस टाइम पे मम्मी थी और घर पे मैं मम्मी के साथ था, नाना नानी थे। एंड जब उसने नहीं दिया और एग्जाम का लास्ट, यहाँ पे लास्ट फी, एग्जाम नहीं सॉरी, एडमिशन का लास्ट फी था, मैं उस टाइम पे रोया था कि मम्मी मुझे एडमिशन नहीं लेना, मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ, मैं कहीं पे जॉब कर लूँगा एंड पैसे कमाऊँगा पहले और फिर एडमिशन लेता हूँ। वही टाइम था कि मम्मी के सामने रोया था। उसके बाद अभी तक मैं कभी ज़िंदगी में नहीं रोया। तो उस टाइम पे मैं रोया, मम्मी मेरे को नहीं करना कुछ, बट फिर मम्मी ने अपना सब कुछ गिरवी रखा एंड किसी से पैसे उधार भी लिए, सब कुछ करके गिरवी रखने के बाद फिर मुझे एडमिशन मिला यहाँ पे। एंड फिर उस टाइम से मम्मी के सामने कभी नहीं रोया। तो प्रॉब्लम्स होते हैं हर एक घर में और झगड़ा चलता है बिकॉज ऑफ दैट सिचुएशन। तो वो सिचुएशन बैकग्राउंड में थी, 6 लाख का लोन था एंड ये सब दिमाग, फिर भी मैं रिस्क लेने के लिए तैयार था। मुझे एक चीज पता थी कि लोन तो मैं पे करूंगा, क्योंकि मेरे सामने मेरी लाइफ पड़ी है और मैं कुछ ना कुछ तो उखाड़ ही लूंगा लाइफ में। कमाल की हिम्मत है, कमाल की हिम्मत। तो मुझे वो 6 लाख का डर कभी नहीं था। मुझे मुझे बस क्यूरियोसिटी थी नए लाइफ की। मुझे एक देखो, अभी भी मेरे पीछे 10 करोड़ का भी लोन होगा ना, मैं कभी नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं 50 करोड़ वाला आदमी हूँ। मेरे को 10 करोड़ अभी 10 करोड़ नहीं है ना, आगे तो आएंगे। तो वो 6 लाख का डर उस टाइम पे नहीं था, बट हाँ कॉल्स आते थे कि पैसे कब दे रहा है, EMI पेंडिंग थे लोन के, क्योंकि जो भी वर्मिसली से पैसा आ रहा है। फूड इंडस्ट्री के एक सीक्रेट बताता हूँ, मार्जिन बहुत कम है, राइट। आप कोई भी फूड इंडस्ट्री पकड़ लो जी, तो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ में काम करना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए मैंने फूड इंडस्ट्री वहाँ सर्वाइवल चल रहा था। देन लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन था तो उस टाइम पे भी तो देखो, हमारा घर जो है ना निखिल, वो ऐसे चलता था कि सुबह 200 रुपये आए तो मैं शाम को, हमारे घर में सब कुछ सही होगा, वरना रात को झगड़ा होगा, तुमने आज कुछ किया नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें थी। नाना ने जितना हो सकता है उन्होंने किया, वो भी एजुकेटेड नहीं थे। लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन का बताता हूँ मैं, लॉकडाउन में भी मैंने जो होते हैं ना, अभी लॉकडाउन में सबको खाना चाहिए सब्जी एंड ऑल, मैंने गांव में वो सब्जी वाले जो पैकेजिंग करते थे ना, हम मुंबई भेजते थे, मैं ओनियन का किया था
ओनियन यहाँ से मुंबई सप्लाई किया, उसमें से मैंने 1000 रुपये कमाए, 1800 लॉकडाउन के टाइम में। सब लोग घर में थे और मैं रात भर दिन भर पैकेजिंग करके मुंबई शिफ्ट करता था ऑन दैट टाइम। मैंने कभी मेरे लाइफ में रेस्ट नहीं लिया, मैं कभी नहीं लिया। मुझे हमेशा भूख है किसी कुछ चीज़ करने की, अभी भी है, अभी भी निखिल मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए फिलहाल अभी के लिए। बट स्टिल मैं अभी भी उसी मोड में हूँ जो उस मोड में मैं उस टाइम पे था। सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। You are still hustling. कोई चेंज नहीं है, एंड आई एम लिटरली शॉक, कोई चेंज नहीं है, सेम हसलिंग, सेम थिंग आई एम डूइंग, पैसे बस बड़े अकाउंट में, दैट्स इट। तो उस टाइम पे मैं सब्जी पैकेजिंग करके वो डालता था गाड़ी में और भरता था। उस टाइम की एक बात शेयर करना चाहूँगा सब लोगों के साथ। उस टाइम पे कुछ दोस्त थे हमारे, जब मैं गाड़ी भरने रात को जाता था 10 बजे और मैं सुबह 4 बजे आता था ना, कुछ लोगों को भी इनकम सोर्स चाहिए थे, वो भी गरीब ही थे। मैंने बोला कि चलो यार काम करने चलते हैं ना, मैं कमा रहा हूँ, तुम भी कमा लोगे थोड़ा बहुत। वो लोग आए, बट उनको सुबह 3 बजे थोड़ा डिले हुआ ना काम के लिए, तो बोले कि नहीं हम जा रहे हैं, हमें नहीं करना अभी, हो गया जितना टाइम था उतना बोल दिया और मैं वो चले, लेकिन काम तो खत्म करना था। भाई 4 लोग ना निकल गए, ओके, और मैं 5 बजे तक भरा, उनका काम भी मैंने किया। इससे एक सीख क्या मिली पता है? वो 4 लोग अभी भी गाँव में ही है, वो 4 लोग अभी वही चीज़ कर रहे हैं और कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये लोग ना हमेशा पैसों को वैल्यू दी इन लोगों ने और मैंने काम को दी। यही डिफरेंस है दो चीज़ में। ट्रू। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब, बट ये प्रैक्टिकल स्टफ है। आप पहले काम खत्म करो, काम को प्रायोरिटी दो, फिर पैसा आएगा, एनी हाउ आएगा। वो स्किल्स भी उससे ही आते हैं ना जी। राइट? तो वो 4 लोग अभी भी वही चीज़ कर रहे हैं एंड मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पे। जी। तो वही चीज़ होती है कि आप हमेशा काम को प्रायोरिटी दो। वहाँ पे मैंने उस टाइम पे भी बहुत सारी पैकेजिंग करके मैंने मुंबई में शिफ्ट करता था, वो सब काम किया। उस टाइम से मैंने थोड़ा बहुत कमाया, घर वालों को दिया, सर्वाइवल। आप तो मुझे ऐसे पूछा कि सर्वाइव कैसे किया हर एक टाइम। मेरा फेजेस रहे हैं लाइफ के, मैंने हर फेज में सर्वाइव के लिए काम किया है, हर फेज में सर्वाइव के लिए काम किया, क्योंकि इनकम सोर्स कहीं से नहीं है। जी। मुझे भी अगर कुछ लेना है, शूज़ लेना है, वॉच, कुछ भी लेना है, मुझे पहले कमाना है और फिर लेना है। वो बचपन से है। जी। मुझे देने वाला कोई नहीं है। मम्मी ने जितना हुआ उतना किया, मेरा काम है जितना हो सके उतना करना, राइट? तो मैंने मेरे तरफ से सब किया, मम्मी को सपोर्ट करना हो गया, काम करना हो गया, तो ये सब चीज़ें। तो मैंने लॉकडाउन में ये किया, देन 6 लाख का लोन, घर में प्रॉब्लम्स, देन इसके बाद मैंने बोला कि मैं बहुत सी रिसर्चर हूँ, मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ऑन दैट टाइम, लॉकडाउन के टाइम पे। ओके। मेरे कुछ वीडियोस हैं अभी भी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से मैंने हटा दिए। आप उस टाइम की वीडियो जरूर देखना, सेम एनर्जी, सेम पावर, और मैं यही मोटिवेट कर रहा था कि आप काम करो। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब चालू किया क्योंकि उस टाइम पे मुझे पता चला कि एक सोर्स है इनकम सोर्स, जी। और मुझमें कॉन्फिडेंस पहले से ही है, तो मैं कभी भी कहीं पे कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि डर ही नहीं है किसी चीज़ का। मैं फियरलेस हो चुका हूँ एक्चुअली। तो मैं उस टाइम से वीडियो बनाता था, और मेरी पहली वीडियो तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर। तो वहाँ से यूट्यूब स्टार्ट किया, देन अभी तक यूट्यूब चल रहा है, बट ज़्यादा वीडियो नहीं है, बट हाँ मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। तब मैं लॉकडाउन में मोटिवेट कैसे होना है, लीडरशिप स्पीकर बनना था उस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए यार निखिल, मैं शांत नहीं बैठ सकता। तो मैंने वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर बनने का ठान लिया था। तो मैं वहाँ पे मोटिवेशन स्पीक देता था, कैसे आगे बढ़े, सर्कल कैसे ग्रोथ कर, ये सब चीज़ें। तो यूट्यूब सोर्स हो गया मेरा फर्स्ट, देन बैकग्राउंड में ये सब चीज़ें चल रही थी, तो मैं यूट्यूब करता रहा। देन मुझे जॉब भी चाहिए था, क्योंकि फंड तो यूट्यूब से आ नहीं रहे, मोनेटाइज होने के लिए वो ऑलमोस्ट बहुत टाइम लेता है। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, ये सब उसके बाद भी इतना पैसा नहीं मिलता। यू नीड टू कीप रेगुलरली पोस्टिंग द कंटेंट, कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मैंने उस टाइम पे वो चीज़ किया, मैंने व्लॉग स्टार्ट किए, सब कुछ किया, वो काम भी चल रहा था। तो मेरा डेली हसल था कि मैं पैसे कमाऊँ कहीं ना कहीं से। डेली मॉर्निंग में उठता था और बस आज क्या करना है पैसों के लिए, वो था, राइट? तो जैसे मैं 4th स्टैंडर्ड में था, ऑन द 4th स्टैंडर्ड मैंने पेपर बांटे। सो बात मतलब तुम समझ रहे हैं, मैंने निखिल हर एक सेगमेंट में, हर एक चीज में मैंने काम किया है। You have faced lot of struggle. क्योंकि यही था कि मैं अगर कुछ कमाऊं तो वो यूज होगा, अगर मैं कुछ ना कमाऊं तो मैं। आपके लाइफ में 2 सिचुएशंस होते हैं। आज हमाल जो कर रहा है, कहीं पे भी आप पकड़ लो, कोई मिट्टी ओढ़ रहा है कुछ, उसके लाइफ में भी गरीबी है, मेरे लाइफ में भी गरीबी थी। हर एक लाइफ में 2 सिचुएशन होते हैं। एक गरीब आदमी जो अभी भी हमाली कर रहा है 200 रुपए,
उसको उस टाइम पे यही सोचना है कि मैं क्या बन सकता हूँ। उसका वो डायरेक्शन अगर घूम गया ना, कि उसको अगर साइकोलॉजी समझ में नहीं आई, मैथ कैसे मतलब कैसे दुनिया घूमती है, उसने अगर नहीं सोचा तो वहीं पे रहेगा। मेरे सामने भी दो सिचुएशन थे, मैं इसको चेंज करूँ या फिर वही चल रहा है वही। मैंने चेंज करने का सोचा। तो आपके हर एक बंदे के लाइफ में उसे एक हमाल भी बहुत बड़ा बिलियनर बन सकता है अगर उसने सोचा तो, राइट। तो लोगों की सोच इतनी बड़ी है नहीं गांव के लेवल पे अगर आप देखोगे। जी, लेकिन that shift in the mindset is not possible, इतना जल्दी नहीं आ पाता, और सबको ये सोच, सब लोग ऐसा सोचे, इट्स नॉट नेसेसरी। इट्स नॉट नेसेसरी एज वेल, बट मुझे लगता है जिनको लाइफ चेंज करनी है उन्होंने सोचना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। जी, अगर आपको लाइफ चेंज करनी है तो इट्स अप टू एवरीवन। आई डोंट नो, बट मेरे लाइफ में ऐसा था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि देन हाउ यू केम टू पुणे? उसको ये कोविड स्टार्ट हुआ, 6 lakhs ऑफ लोन। या 6 lakhs ऑफ लोन, कोविड में मैंने ये सब काम करके सरवाइव किया, घर वालों को थोड़ा दिया। देन इसके बाद प्रोडक्ट भी मेरा फेल था, कुछ काम नहीं हुआ उस चीज़ से, मैं ऑलरेडी वो डेप्थ में था। तो देन मुझे ट्रेडिंग के लिए सजेशन दिया, जैसे मैं बोला था स्टोरी, आई मीट समवन, देन ही गिव मी द जॉब स्टार्ट किया। देन वहाँ पे भी यूट्यूब स्टार्ट किया। मेरा निखिल पहला था कि स्टैम्प ड्यूटी जो 3% पे थी ना बीच में, आई स्टार्टेड दैट वीडियो एज वेल कि 3% स्टैम्प ड्यूटी है, आप पे करो। कोविड के वक्त हो गई थी। हाँ, इट वाज अ गुड चांस। 9 month मैंने रियल इस्टेट में दिया फॉर द फर्स्ट इन माई फर्स्ट कंपनी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इट्स वेरी वेल कंपनी, वेरी एस्टैब्लिश कंपनी। उस कंपनी का नाम सुन के लोग डर जाते थे, दैट काइंड ऑफ कंपनी का नाम था उस टाइम पे। इट्स वेरी बिग कंपनी एंड आई रियली अप्रिशिएट, मुझे वहाँ से जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिला। एंड स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 months, आपको पता है रियल इस्टेट में हमेशा एक फेज आता है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप रियल इस्टेट में हो, आपकी कंपनी एक ऐसा टाइम आएगा साल भर में या फिर 1-2 साल में कि आपकी कंपनी जीरो हो जाएगी, आपके एम्प्लॉय सारे एकदम से छोड़ के चले जाएंगे। ये क्यों होता है? आपकी कंपनी में अगर एक डिफेक्ट आदमी होगा ना, वो पूरी साइकोलॉजी कंपनी के एम्प्लॉयज की खराब कर देगा। इसीलिए हर एक कंपनी में ये फेज आता है, क्योंकि एक ना एक आदमी ऐसा होता ही है, राइट। अगर आपकी कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 20-30 लोगों के नीचे है तो ये होगा जरूर। तो इसके लिए आप एश्योर्ड रहना। वैसे ही फेज मेरे कंपनी के साथ भी हुआ था। जब मैं आया था तब उस कंपनी के ऑलमोस्ट एम्प्लॉयज, एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए थे, राइट। उस टाइम पे मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था रियल इस्टेट। फर्स्ट 3 month नो वन। ये 3 month में मैंने दिन के 250-300 कॉल किए। मुझे कुछ पता नहीं था क्या बोलना है, क्या करना है, कोई गाइडेंस नहीं था इन रियल इस्टेट। तो मैंने बहुत सारे कॉल्स करते गया, मैं गाड़ी निकालता 200 to 300 calls डेली अ डे। या तो उस टाइम पे बहुत कॉल्स किए। 300 कॉल्स करने के बाद मुझे 1-2 प्रॉस्पेक्ट मिलते थे, पता ही नहीं था कुछ। देन मार्केट में प्रोजेक्ट्स पता नहीं किससे पूछूं, मैं वही किसी से भी जाके पूछता था, यार ये प्रोडक्ट बताओ यार क्या है, मैं कोई क्लाइंट को बताना है, कोई नहीं गाइड करता था। आई एम अ न्यू, और मुझे क्यों गाइड, क्या ही फायदा मिलेगा, राइट। तो एचआर थोड़ा बहुत बताती थी, ऐसा वैसा थोड़ा थोड़ा सीख के मैं प्रोजेक्ट पे जाके गाड़ी निकालता था, प्रोजेक्ट ढूंढता था। ऐसे हर एक प्रोजेक्ट को समझा, सब कुछ खुद से किया मैंने जी। फिर मेरे एक क्लोजिंग हुई ऑन द 3rd month। फर्स्ट 2 महीने कुछ भी क्लोजिंग नहीं थी मेरी निखिल। और 3 महीने जो मैंने डेटा कॉलिंग की थी वो बिल्कुल वेस्ट नहीं गई। अगर आप कोई भी रियल इस्टेट फील्ड में हो, अगर आप कॉलिंग कर रहे हो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। हमेशा याद रखना, ये सोर्स है। मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ या फिर निखिल की 200 लोगों की कंपनी है, निखिल भी कभी कॉलिंग करना नहीं छोड़ेगा। इट्स मैंडेटरी, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग हमारा बेसिक्स है ब्रो। वी नीड टू मेक एटलीस्ट 2-3 calls a day एज वेल फॉर द क्लाइंट। क्योंकि तो उस टाइम पे मैंने जो 3 से कॉल किए थे, आई मेक ऑलमोस्ट 150-180 प्रॉस्पेक्ट। दे आर लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी एंड वो 180 प्रॉस्पेक्ट को मैंने अगले 6 महीने हर एक महीने 3-3 डील डाल के क्लोज किया। तो आप पहले प्रॉस्पेक्ट बनाओ एंड कॉलिंग छोड़ दो और फिर उस प्रॉस्पेक्ट पे कॉलिंग करो, वो 180 प्रॉस्पेक्ट। तो आई डिड दैट। तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उस कंपनी में, आई डिड वेरी वेल। एक यूएसपी बताना चाहूँगा निखिल मेरे बारे में। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, आई बिलीव ऑन हार्ड वर्क। तो उस टाइम पे उस कंपनी में मैं रात के 8, 8:30, 9 बजे तक अकेला बैठता था। अगेन पॉइंट इज दैट निखिल की पैसे बाद में, पहले काम, एक्सपीरियंस, स्किल्स। उस टाइम पे भी मैं 9 बजे तक बैठता था। क्या ज़रूरत है, पगार मिल रहा है, नॉलेज मिल रही है, काम हो रहा है ना 7 बजे तक। मैं 9 बजे तक बैठता था जब कंपनी का शटर नीचे आता है।
और वो जो ओनर थे वो किसी से बात नहीं करते थे। वो बेसिकली वो पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है कंपनी में, बट ही डोंट टॉक विद एनीवन। जब वो मीटिंग पे ही बात करते थे, दैट्स इट। बट वो जब जब रात में मुझसे पूछते कुणाल क्या हुआ, इतना टाइम तक क्यों रुका है, कितना सेल्स हुआ, कितना कॉल हुआ, वो मेरे को बहुत मोटिवेट करता था। और मैं बैठता था, क्योंकि वैसे भी तो घर पे क्या काम है, जाके फ्रेंड से चिल मारना, वो तो मैंने अभी तक कभी किया नहीं, राइट। तो ये सब चीज़ें कई 8:30-9 बजे तक बैठा रहा, और मैं अभी तक वही करता हूँ। मैंने कभी वो चेंज नहीं हुआ, कभी जल्दी नहीं गया, कभी हैंग आउट के लिए नहीं गया, कभी फ्रेंड से, कभी नहीं। मैं ये सब चीज़ें उस टाइम से की। 9 बजे तक बैठता था, तब मुझे जेन्युइन बायर जो होते हैं, जो जेन्युइन बायर की कंसेप्ट है रियल एस्टेट में, वो मुझे 7 से 9 के बीच में मिले निखिल। ओके। आप जब देखोगे ना, आप क्योंकि इस टाइम पे लोग फ्री रहते हैं, आपको पता है, आपको लोग गालियां भी देंगे कि ये टाइम का कॉल करने का, आपका कंपनी इस रात को थोड़ी काम करता है। इट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आप कोल्ड कॉल कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें तो फेस करनी है। मैंने उनको बोला सर इट्स ओके, आप नहीं देख रहे हो, बट जो लोग देख रहे हैं वो इस टाइम पे रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि ये फ्री टाइम होता है। मुझे नहीं लगता कोई आईटी मैन को मॉर्निंग से लेके शाम तक फ्री टाइम है, बट उसको रात में है, राइट। तो मुझे जेन्युइन बायर उस टाइम पे मिले 7 से 9 के बीच में। तो उस टाइम पे मेरे डील्स रेशो और बढ़ गया, राइट। जो रात को डिस्कशन हो तो 1 घंटे तक चलता था, आधा घंटा, पौना घंटा। एंड जो जेन्युइन बायर है वो रिस्पॉन्ड करेगा, वो आपको नहीं बोलेगा कि क्यों कॉल किया इतने रात में, वो बोलेगा हाँ ठीक है, ओके, ऐसा है वैसा। तो उस टाइम पे मेरे ज़्यादा क्लोजिंग रेशो बढ़ा, तो मैं उस टाइम से ज़्यादा काम करता आया हूँ। ओके। या सो देन आई स्टार्ट, दिस इज द टाइम जहाँ पे मेरी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट हुई। एंड अगले 6 महीने में मैंने डिसाइड किया कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। तो आपने कितने देर तक काम किया उस कंपनी में? ओके, मेरे बर्थडे था 12 अक्टूबर 2020। आई ज्वाइन रियल एस्टेट 13 अक्टूबर 2020। ओके। उसके बाद मैंने जॉब किया करीबन जुलाई तक, मतलब 8 से 9 महीना, 9 months। या बट उसके पहले मतलब 6 महीने, आपको बोला एक सीक्रेट कि मैं 9 बजे तक बैठता था। उसके पीछे रीज़न पता है क्या था? मैं सीख रहा था सब चीज़ें। यू आर लर्निंग एवरीथिंग, हाउ मॉडल इज़ वर्किंग, हाउ एवरीथिंग इज़ वर्किंग, कैसे चीज़ें ऑपरेट होती है, कैसे सब कुछ होता है, कैसे कॉलिंग और एफिशिएंटली की जा सकती है। आई स्क्रोलिंग यूट्यूब, कंपनी में वाईफाई होता है, डेटा उतना अफोर्डेबल नहीं था मेरे लिए, वो ऑब्वियस चीज़ है, पैसे नहीं थे। तो वहाँ पे वाईफाई होता, तो आई सर्च ऑन यूट्यूब की ये चीज़ें, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाए, ये कैसे बढ़ाए। मैंने हर टाइम मेरे दिमाग में वही चलता था। तो ये सब चीज़ों में मैंने उस टाइम पे 6 महीने बाद सब कुछ सीख गया। आई नो ईच एंड एवरी स्टफ इन रियल एस्टेट उस टाइम पे, जो मुझे ज़रूरत थी, नॉट एवरीथिंग, बट जो मुझे ज़रूरत है वो मैं सीख गया। और उस टाइम पे मैंने ठाना कि अभी मैं बिजनेस करूंगा रियल एस्टेट का। और 6 महीने बाद मैं उस पर काम करना चालू कर दिया। बट आई डिड माई जॉब, बट अगेन 9 मंथ बाद वही सिचुएशन वापस से आई, वो एम्प्लॉय सब छोड़ के चले गए अगेन। सो आपने कब स्टार्ट किया खुद का? अक्टूबर 2021? नो, आई स्टार्टेड इन 2022, बट मेरा थॉट आया ना, थॉट आया, बट 6 लाख का डेट भी तो पड़ा है, कैसे स्टार्ट करूँ, फिर से डूब जाऊंगा जी। तो मुझे पहले सिक्योर्ड अमाउंट करके लोन खत्म करना था। दैट्स माई थॉट कि एटलीस्ट यार वो डेली बैंकर कॉल कर रहा था, और मेरा कुछ मैंने डेप जो लिए थे 1 लाख रुपीज़ एंड 1 लाख पीढ़ी का 18,000 साल का ये जा रहा था इंटरेस्ट, वो भी था ना, कैसे छोड़ दूँ, घर में भी पैसे देने थे जी। तो मैंने जॉब नहीं छोड़ा उस टाइम पे, बट माइंड में चल रहा था। तो आई एम लुकिंग फॉर द इन्वेस्टर्स ऑन दैट टाइम। ओके। अगेन नई जंप लेना, इन्वेस्टर ढूंढना, और कोई पैसा लगाओ, मैं धंधा करना चाहता हूँ, धंधा सब आता है अभी। तो उस टाइम पे मैंने फिर इन्वेस्टर ढूंढना चालू किया। ओके। और उसके बाद जब मुझे इन्वेस्टर मिला, देन आई स्टार्टेड। तो वो स्टोरी बाद में आएगी। कब आपने स्टार्ट किया वो? ओके, सो आई स्टार्टेड माय कंपनी इन February 2022। ओके, तो उस टाइम के पहले मैंने 2 years आपको कंप्लीट हो गए। दिस इज 2 years कंप्लीट हो गए। दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच निखिल। सो कंपनी आई स्टार्टेड दैट टाइम, बट मुझे इसमें इन्वेस्टर मिले। एंड मुझे लगता है कोई भी बिजनेस दुनिया में करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप में काबिलियत है तो पैसे कोई भी लगा देगा, कोई भी। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगर आप में काबिलियत है तो आपको पैसे ढूंढना इट्स वेरी इजी, ऐसे ढूंढ लोगे, बट आपको उस चीज़ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। समझ रहे हो निखिल? और मुझे वो चीज़ पता थी, मुझ पे कॉन्फिडेंस था, इसलिए मैं किसी से नहीं डरा अभी तक, तो मैं उस टाइम से इन्वेस्टर ढूंढने लगा। और आज के इंडस्ट्री में, मतलब अगले पिछले 3-4 साल भी पकड़ लो आप, अगर आपके बिजनेस में दम है, अगर आप में दम है, आपके ऊपर कोई भी पैसा लगा देगा, कोई भी। ग्रेट। सो बेसिकली मैं ये भी जानना चाहूँगा सर आपसे,
अभी मेरे मुंह से सर निकल रहा है आपका स्ट्रगल देख के। सो बेसिकली देखो, व्हेन समबडी स्टार्ट यंग, उसे टीम बिल्ड करना बहुत टफ होता है। मतलब वो कोई भी उसके विजन पे बिलीव ही नहीं कर पाता, यार ये 22 साल का लौंडा है, कैसा वो करेगा। वेरी तो ट्रू आपको बाबा। टीम बिल्ड करना, मुझे पता है कि ये आपके लिए हमेशा से चैलेंज रहा होगा। सो कैसे आपने टीम बिल्ड किया? आप अभी आपके पास कितने लोग हैं? अभी ऑलमोस्ट एक 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट। सो हाउ डिड यू बिल्ड द होल टीम? कैसे आपको ज्वाइन किया लोगों ने? कैसे आपने आपके विजन को, आपका विजन उनके सामने रखा? हाउ डिड यू मैनेज दैट? Okay, it's very big task. I'm struggling still in the team building, but still I know some stuff जो मुझे पहले पता चल जाते तो I might be doing far better. देखो, एज कम रहना ना, ये सच में बहुत टफ पार्ट है फॉर द कंपनी। आपके पीछे कोई बैकबोन नहीं है, आपके पीछे कोई अंडरस्टैंडिंग पर्सन नहीं है, और जो लोग आपसे बड़े हैं ना, वो हमेशा आपको जताएंगे, दिखाएंगे कि यू आर लाइक स्मॉल टू मी, राइट? तो मैं 22-23 में मैं किसको हायर करूँ, राइट? मैं किसको बोलने जाऊँ तो वो हंसेगा, तू क्या ही कर लेगा, राइट? और कोई कॉर्पोरेट कंपनी होती है, बड़ा ऑफिस होता है, तो इट्स वेरी इजी। अगर कोई रईस बंदा है और उसको अगर कोई बिजनेस करना है, इट्स वेरी इजी फॉर हिम टीम बिल्डिंग। क्यों बताता हूँ मैं? वो क्या करेगा, पहले पूरा फ्लोर लेगा, उसको फर्निश करेगा, राइट? अच्छा डेकोरेटिव करेगा, राइट? ही हायर्ड 1 HR जिसके सैलरी 1-1.5 लाख है, राइट? वो हायर अकाउंटेंट। देखो, एक कंपनी का साइकोलॉजी बताता हूँ। कंपनी अगर कोई बड़ी करनी है, यू नीड अ टीम। फर्स्ट टीम लगे, और टीम में क्या लगेगा? सेल्स वाले नहीं लगेंगे निखिल, आप ये समझ लो। आपको लगेंगे अकाउंटेंट, HR और सेल्स ऑर्गेनाइज करने वाले लोग। ये जब होंगे ना, तब सेल्स बढ़ेगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, स्टार्टअप्स वाले जो बहुत छोटे फैमिली से आते हैं, वो पहले सेल्स वाले इज मैंडेटरी, बट उनको ऑपरेशन, कोई कंपनी बड़ी करनी होगी तो विजन बता रहा हूँ मैं, मुझे कंपनी बड़ी करनी है, इसलिए मैं पहले ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ इसको, एंड देन मैं फिर इसको घुसेड़ूंगा ऐसे सेल्स वाले लेके। बट पहले स्ट्रक्चर तो ऑर्गेनाइज करूँ मैं। तो एज अ स्टार्ट, मतलब फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है, एक प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। आप कोई बिजनेस क्लास ज्वाइन करोगे ना कभी निखिल, तो वो यही बताएंगे आपको कि आप पहले स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर वाले लोगों को हायर करो। अगर रियल इस्टेट का मेन रूल जो मैंने सबसे सुना है निखिल, अगर आपको रियल इस्टेट में आगे बढ़ना है, यूज हायर एंड फायर। किसी के ऊपर रिलाय मत रहो, राइट? अगर आप हायर एंड फायर यूज करोगे, वो परफॉर्म करेगा। मेक अ परफॉर्मेंस शीट। एक्चुअली मैंने MBA नहीं किया, बट मैं जो सीखा हूँ, ये सब चीज़ें से ही सीखा हूँ। ये इसने थोड़ा बताया, इसने थोड़ा बताया, यूट्यूब ने थोड़ा बताया, इंस्टाग्राम ने थोड़ा बताया, ब्राउजर ने थोड़ा बताया, इन सब को लेके एक पेपर बनाया, लिख लिया, एंड देन आई कम विद द सोल्यूशन। ओके, राइट? तो टीम जब बनानी होगी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको स्टार्टअप में कोई नहीं आएगा जब तक आप खुद कुछ नहीं अचीव कर लेते। ट्रू। तो फर्स्ट ईयर मेरा जो टारगेट था, तो मैं खुद पहले कुछ करके दिखाऊं, राइट? मैं खुद कुछ बनूं, फिर इसके बाद लोग ऑटोमेटिकली आते हैं, राइट? तो जब मैंने स्टार्ट किया फर्स्ट ईयर, मैंने बहुत अच्छा धंधा किया है, राइट? देन मुझे फिर जो लोग मेरे साथ पहले कंपनीज में थे पुराने, इन्होंने अप्रोच किया कि आई वांटेड टू वर्क विद यू, राइट? फिर इसके बाद वो लोग आए, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बस स्टार्टिंग में आपको जो लगेगा, वो लोग लगेंगे, पहले खुद को कुछ करके दिखाना पड़ेगा जी। और स्टार्टिंग में स्टार्टअप में टीम बिल्ड करने के लिए कि रेफरेंस से ही टीम बिल्ड होती है। आप हायर करके वो फिर तो रईस वाला काम हो गया। ऑफिस लो, सेटअप लो, पैसा डालो, आपका कंपनी ऐसे बूम करेगा। बट एज अ जीरो फंडिंग, एज अ विदाउट इन्वेस्टमेंट, आपको रिलेशन अच्छे बनाने हैं मार्केट में। अगर आप बोलो कि भाई मुझे कोई, अभी मैं स्टेबल हूँ, मुझे जॉब के लिए लोग चाहिए थे, तो यू कैन ज्वाइन मी। तो स्टार्टअप में आपको सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बिल्डिंग होती है, जिसमें आप रेफरेंस वाले लोग लाओ। आप स्टार्टअप में कोई भी फ्रेशर बंदा ला लिया ना, कोई एक्सपीरियंस वाला, वो बंदा रहेगा नहीं, तुम पे रॉक दिखाएगा। और थर्ड थिंग, वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेगा और बोलेगा यार ये कर ले तो मैं भी कर लूँ। ऐसा नहीं होता है निखिल, राइट? तो आपको स्टार्टअप बिल्ड करना है, तो आपको पहले तो रेफरेंस वाले लोग लगेंगे स्टार्टिंग में, देन आप उनसे ग्रोथ लो, एंड देन फिर सिस्टम बनाओ। आई एम इनटू प्रोसीजर के, रेफरेंस ले लिया, सब हो गया, सब हो गया। आई एम इनटू बिल्डिंग सिस्टम, मैं अभी सिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर हायर अथॉरिटी पर्सन्स। अभी मेरे फेस से क्या होगा कि मेरे एज के लोग आ सकते हैं, बट अगर मुझे कोई किसी कंपनी का CMO CFO लाना है, तो मुझे कोई बड़ा फेस चाहिए होगा, तो आई एम लुकिंग फॉर दैट फेस। जी।
सो अभी आप दो कंपनीज बिल्ड कर रहे हो पैरेलली, एक विज़ाटोर रियल्टी है, एक हाउसेस ऑप्शन है. व्हाट इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड इट? आप एक ही कंपनी ग्रो कर सकते थे बट आपने दो अलग कंपनी बनाई, व्हाई? ओके, ये सब चीज़ों में बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैं एंड बहुत बड़े बड़े रीजंस हैं निखिल, बहुत बड़े. मतलब छोटे रीजंस नहीं है. आपको पता है कोई कंपनी बनाने के लिए इसके पीछे ना बहुत लोगों की साइकोलॉजी लगती है. कोई बड़ी कंपनी बनानी है, राइट? जैसे अमेजोन बनाना है, एप्पल बनाना है, वो एक लोगों से नहीं बनी थी. उसके पीछे बहुत लोगों की साइकोलॉजी थी. और जब आप स्टार्ट करते हो ना तब आपको उसके लूपहोल्स पता चल जाते हैं. लेकिन लूपहोल पता चलने के लिए डेडिकेशन देने पड़ते हैं. तो यू मेक श्योर कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप उतने डेडिकेशन से करो. दिन रात सुबह शाम क्या हो रहा है, कितना खाना हुआ. जैसे शाहरुख खान का मुझे एक याद आया, ही सेज कि आपको भूख, खाना, नींद, टाइम सब भूल जाना पड़ता है और तब जाके आपको कुछ चीज़ें बाहर आती है. वैसे ही रियल इस्टेट में मुझे कुछ ऐसे चीज़ें पता चली. और सब चीज़ें, रियल इस्टेट ही नहीं, कोई भी बिजनेस पकड़ लो, साइकोलॉजी से चलता है. ये आप हमेशा देखना, मैथ हो या फिर कैलकुलेशन, ये तो बाय प्रोडक्ट है. साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले. एंड मुझे कुछ रियल इस्टेट में ऐसी चीज़ें पता चली कि मुझे लगा कि विज़ाटोर रियल्टी वॉन्ट वर्क इन द वन सेगमेंट, मुझे इसको बाइफोगेट करना पड़ेगा. देन आई मेक 2 कंपनीज. विज़ाटोर रियल्टी इज वर्किंग फॉर द commercial, industrial, facility management, property management in all over the India. And it's dedicated for India. अगर कोई भी इंडिया में कंपनी अप्रोच कर रही है फॉर द एनी काइंड ऑफ सर्विस, बिल्ड टू सूट हो या फिर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, हम उनको हेल्प करते हैं. एंड दैट्स माई गोल. क्योंकि कंपटीशन में निखिल, रियल इस्टेट में अगर बात करें ना, सब लोग प्रॉफिट मेकिंग के पीछे भाग रहे हैं निखिल. आप प्रॉपर्टी कंसल्टेंट पकड़ लो ना यार, सिंपल है, एक डील करो, 2 लाख आया, 4 लाख आया और उसको ही चलाओ, राइट? बट व्हाट आई फील ना कि आप सर्विस बनाओ यार, सिस्टम बनाओ, पैसे आ जाते हैं. आप सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हो. मुझे पता नहीं, लोग, बहुत से लोग निखिल में मिलता हूँ ना, पैसा करते रहते हैं यार. पैसा है, आई नो इन रियल एस्टेट पैसा है, बट अब सिस्टम बनाओ ना, पैसे बन जाएंगे, राइट? तो इसीलिए मैंने 2 कंपनी बाइफोगेट की. एक कंपनी जो बनाई है विज़ाटोर रियल्टी, ये स्टार्टिंग से मैंने बनाई थी. विज़ाटोर रियलिटी अभी जो मैंने बाइफर्ड की, वो कॉम्पिटिटर जो है मेरे, वो बिग कंपनीज है. इट्स लाइक बहुत ग्लोबलाइज कंपनी है. दे आर नॉट फ्रॉम इंडिया. ऑब्वियसली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में द बिग फोर्स आर इंटरनेशनल कंपनीज. बट बुरा इस बात का लगता है कि इसमें इंडियन कंपनी क्यों नहीं है निखिल. मुझे वो गैप फील करना है कि यहाँ पे इंडियन कंपनी होनी चाहिए. क्यों हम उस तरीके की सर्विस, हम तो लोकलाइज है, हम तो उससे ज़्यादा अच्छी फोर्स लगा सकते हैं उसके काम के लिए. हमारे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स है यहाँ पे. वाई? और उनके ओनर को पता भी नहीं इंडिया में कौन से कॉर्नर में क्या चल रहा है, राइट? वी आर फ्रॉम इंडिया एंड मैं प्राउड करता हूँ इस चीज़ का. इसलिए मुझे ये कंपनी इस लेवल तक लेके जानी है कि इंडिया में कि कोई भी कंपनी इंट्रोड्यूस हो रही है कि मुझे ये चीज़ इंडिया में करनी है या फिर इस्टेब्लिशमेंट करनी है, उनको पहले हमारे कंपनी का नाम आना चाहिए. दैट्स माई विजन. तो इसलिए विज़ाटोर रियल्टी एंड हाउसेस ऑप्शन, सेकंड कंपनी, इट्स टोटली फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज. इसमें कोई कमर्शियल नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल नहीं है. इट्स डेडिकेटेड फॉर दिस. एंड यहाँ पे भी हमारा कोई प्रॉफिट मेकिंग का टारगेट नहीं है. यहाँ पे भी अगेन हमारा टारगेट है कि रेसिडेंशियल मार्केट को ईजी करना. दैट्स इट, नथिंग, कोई गोल नहीं है. आज मैं भी एक अपार्टमेंट देख रहा हूँ फॉर द रेंट पर्पज निखिल. तो आप देखोगे कि अगर मुझे रेंट में कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा, राइट? पर बोथ साइड देना पड़ेगा. तो ये सब चीज़ें अभी तक कहीं पे सॉर्ट नहीं हुई है. तो मैं हाउसेस ऑप्शन को रेसिडेंशियल मार्केट के लिए बनाना चाहता हूँ. अभी इस पे काम चल रहा है. इट विल टेक मोर टाइम. सो लेट्स सी कैसे हो सकता है. तो जैसे कि आप गाइस सुन रहे हो कुणाल घोलप जी को, और उनकी स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग मुझे लगी है. एंड डेफिनेटली आपको भी इनकी स्टोरी इंस्पायरिंग लगी होगी. एंड देयर इज लॉट टू लर्न. सो जैसे कि मैं पहले से बोलता आया हूँ कि मेरे जो भी पॉडकास्ट है वो डेफिनेटली आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने के लिए है. और उसी के साथ ये जो हमारे जो भी गेस्ट है वो अपने वैल्यूएबल टाइम में से कुछ वक्त यहाँ पे देते हैं. डेफिनेटली दे इंस्पायर अस. वो हमें स्टोरी बताते हैं, हमारे लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं. तो उनके लिए भी मैंने एक इनिशिएटिव लास्ट एपिसोड से स्टार्ट किया है. सो मैं उनको, जैसे कि वो हमारे लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हम आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उनके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट करूँ बाय गिफ्टिंग देम अ सिंपल बुक. सो मैं इनके लिए द नाउ हैबिट बुक लेके आया हूँ जो मैं मिस्टर कुणाल घोलप को देना चाहूँगा. सो प्लीज. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच निखिल. डेफिनेटली आप रीड कीजिए और मुझे बताइए कैसी थी. 100% man. Yes. I love to read book. Yes. Okay. Is it? Yeah, actually I have lots of books in my You can keep office. it there. Thank you so much. So उसी पे मैं आऊँगा
क्या आप कुछ बुक रिकमेंड कर सकते हैं जो भी न्यू एज रियल्टर्स है या फिर जो भी यंग बंदे जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं? बाबा व्हाट आई फील ना कि देखो बुक्स मैंने बहुत पढ़े हैं निखिल, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है पे वो ढूंढो यार। ओके, राइट मुझे लगता है कि हर एक का इंटरेस्ट हर एक चीज में होता है, अलग अलग चीज है। मुझे सेल्स में इंटरेस्ट है। जी राइट मुझे लगता है सेल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल जो भी बिजनेस करना चाहता है उनके लिए। सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ओके, राइट अभी मेरे साथ कैसे हुआ ना कि जो भी बुक्स आ रहे थे वो सब कुछ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड था बॉडी में मेरे। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अगर बुक खोलता था और पढ़ता था ना तो मुझे लगता था कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें पता है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं उसमें एक्सपीरियंसेस से गुजरा हूँ, मुझे मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी पता था। ओके, राइट मुझे कैसे अफर्मेशन होता है आई ऑलरेडी नो। यू नो ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडसेट मैनिफेस्टेशन एंड ऑल मुझे उस टाइम से सब कुछ पता। मैं जब बुक खोलता आ रही है ये तो पता है मुझे। राइट तो फॉर द जिनको मैनिफेस्टेशन में सब कुछ सीखना है, कैसे लाइफ वर्क होती है, यू कैन गो फॉर द सीक्रेट बुक। इट्स वेरी गुड बुक। राइट एंड अगर आपको लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहिए, यू कैन रीड इकिगाई। देन देयर इज लॉट्स ऑफ बुक्स इन माय ऑफिस एज वेल, Okay. साइकोलॉजी ऑफ मनी। Okay, राइट yeah. ये That is सब one of the चीजें famous book. Last year एक्चुअली तो काफी popular थी। ये सारे जो बुक्स है ना ये सब ऑलरेडी रिलेट करते थे मुझसे। जी, तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं और डीप में ऐसे बुक खोलता था और तुरंत ओके ओके ऐसा ऐसा है, ऐसे चीजें हैं। और ये सब चीजें पॉडकास्ट पे बहुत सुनी है मैंने। जी। सो बहुत सारे ऐसे बुक्स है कि आप इसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए यूज करो। राइट तो ये थैंक यू फॉर ऑल द सजेशन एंड रिकमेंडेशन। तो मैं एक चीज़ था कि अभी आपने अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, देन हाउ यू स्टार्टेड इनटू रियल एस्टेट, थोड़ा बहुत आपने बताया टीम बिल्डिंग के बारे में, ऑल्सो यू रिकमेंडेड द बुक्स। अभी हम थोड़ा रियल एस्टेट पे बात करेंगे। सो मैंने क्या सबसे पहले जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस अभी प्राइमरी रियल एस्टेट मार्केट में है? प्राइमरी रियल एस्टेट मार्केट ओके सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट इशू। राइट 3 साल बाद प्रॉपर्टी मिलेगी, जमीन है और लिटरली हम जमीन बेचते हैं निखिल जी, हवा में फ्लैट। मुझे अभी मतलब मैं जब साला मैं जमीन बेच रहा हूँ जो फ्लैट बना भी नहीं और पता भी नहीं कैसे बनेगा कैसे दिखेगा। तो ये ट्रस्ट दिलाना क्लाइंट को इट्स वेरी टफ। बट इसमें भी 2 चीजें हैं। आप अगर कोई एज पर्सन जो है एजेड पर्सन इसको ट्रस्ट दिलाना मुश्किल है, रादर दैन जो अभी अपकमिंग जो जनरेशन आ रही है इनके लिए बहुत इजी है क्योंकि उनको पता है बिल्डर, रेरा, पर्सन जो बता रहा है एंड फाइनेंसेस। राइट उनको ये सब क्लियर है। तो इनको कन्वे करना कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्राइमरी मार्केट में प्रॉपर्टी लो इट्स वेरी इजी, जिसको सेल्स आता है जी। बट अगर यही प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन आप एक ओल्ड एज के पास जाओ जिसका 50 60 70 है, उसको बोलो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जमीन है, वो कभी नहीं लेगा। True. उसका माइंडसेट क्या है कि पुराना रियल एस्टेट जो था वो बहुत हार्ड था, प्रॉपर्टी बन रही है नहीं बन रही है किसी को श्योर नहीं था। जी। राइट और कुछ लोग इतने प्रॉब्लम में ऑलरेडी ओल्ड एज लोग हैं कि वो नहीं अभी भी नहीं सुनते कि भाई सामने बना है क्या, दिख रहा है क्या, ये चाबी ये पैसे और दे दे प्रॉपर्टी। मुझे लगता है उनके केस में ये था कि उस वक्त पे बहुत फ्रॉड्स होते थे। हाँ उस वक्त पे बहुत फ्रॉड्स होते थे। बिल्डर भाग जाता था, बिल्डर बैंकरप्ट हो जाता था, बिल्डर वो प्रोजेक्ट के पैसे किसी और प्रोजेक्ट में डाल देता था, कहीं और लैंड खरीद लेता था। उसके कारण एक इनसिक्योरिटी पैदा होगी। जैसे कि जब हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था 93 में, तो उसके बाद से लोगों का बहुत डर हो गया था शेयर मार्केट की तरफ। तो ऐसा ही थोड़ा बहुत रियल एस्टेट के बारे में भी हुआ कि यार डेवलपर बैंकरप्ट हो गया है या फिर पैसे नहीं है या फिर प्रोजेक्ट ही टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। वो डर के कारण भी मुझे लगता है बहुत से लोगों का अंडर कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाते हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली और होना भी चाहिए, ऑब्वियस चीज़ है यार। मतलब देखो निखिल यार इसमें निगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है। हम तो प्राइमरी बेचते तो मैं ऑनेस्ट रहना चाहूँगा पॉडकास्ट में, आई एम नॉट सेइंग दैट बट या प्राइमरी मार्केट में ओल्ड एज लोगों को कन्वे करना इट्स वेरी टफ। तो आप उनको उनके हिसाब से जाने दो और जो फ्रेश जो लोग आ रहे हैं उनको समझाओ क्योंकि मेन गेम जो अंडर प्राइमरी मार्केट का है इट्स एन फिनांस। कोई चीज़ नहीं है अलग, कोई और चीज़ नहीं है, फिनांस। आपको अंडर कंस्ट्रक्शन लेना है तो सिर्फ फाइनेंस की वजह से लेना है कि आपको जो पेमेंट करना है वो 3 साल बाद the breathing period that you get. या देयर इज नो एनीथिंग, कुछ भी इसमें अलग चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ पेमेंट के लिए टाइम फ्रेम मिल जाता है
एंड आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है अनयूज मिलती है, राइट? चॉइस ऑफ इन्वेंट्री मिल जाती है, आपके हिसाब से सब चीज़ें फॉलो होती है। तो ये सब चीज़ें प्राइमरी मार्केट में है, इसके लूप होल्स भी है, बट हाँ ये बेनिफिट है फाइनेंस, और जो मुझे सच में अच्छा लगता है क्योंकि कैपिटल एप्रिसिएशन जो चीज़ होती है वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही दे सकता है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं दे सकती, राइट? सो दैट्स द थिंग निखिल, प्राइमरी मार्केट में क्लाइंटल को लेके यंग जनरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चैलेंज आपको लगता है क्लाइंट की तरफ से। व्हाट अबाउट द डेवलपर को क्या चैलेंजेस है? डेवलपर को मुझे अच्छा कोई चैलेंज नहीं लगता, क्योंकि जो इंडस्ट्री अभी चल रही है ना, जो मार्केट जिस तरीके से फ्लो हो रहा है निखिल, डेवलपर ऐसे वो बस लैंड ढूंढ रहा है, भूखा है कि जमीन दे में बनाता हूँ। मतलब अभी निखिल पुणे का मार्केट इज वेरी डिफरेंट यार, मतलब प्रॉपर्टी लॉन्च करो बिक जाती है। यस। कौन सोचेगा, मतलब क्लाइंट तो ऐसे कुछ लोग हैं ऐसे दिमाग में है कि प्रॉपर्टी बिकती ही नहीं है, सेल ही नहीं होती, जो एक्चुअल में मार्केट में उसे पता है कितना हॉट है अभी। लॉकडाउन में रियल एस्टेट ज्वाइन किया था 2020 में, बाबा प्रॉपर्टी ऑनलाइन बिकी है विदाउट देखे। मेरे तो अभी भी डील Zoom कॉल पे होता और वो लोग सब आज तक में सबसे ज्यादा लकी लोग रहेंगे ना प्रॉपर्टी खरीदने वाले, वो लॉकडाउन में थे जी। 3% स्टैम्प ड्यूटी, मार्केट इज ऑन ऑलमोस्ट 30% डाउन। 30%। होम लोन इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 2% नीचे। या इट्स ऑलमोस्ट 6%। हाँ 6 राइट। तो जो लोग 2020-21 में जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस, क्योंकि 23 में एंड में जब स्टैम्प ड्यूटी रिफ्लेक्ट हुआ, प्राइजेस 30% से अप है। आप 2020 का रेट निकालो और 23 का, यू नो बेटर। 30% इज नॉट स्मॉल अमाउंट, और वो कोई भी लोकेशन पे अभी स्टैम्प ड्यूटी 7%, 4% तो आपका स्टैम्प ड्यूटी बढ़ गया। मैंने प्रॉपर्टी बेची थी उस टाइम पे 2 BHK महालुंगे एरिया। मैं बहुत अटैच हूँ महालुंगे से, क्योंकि आई सीन एवरीथिंग। महालुंगे में 2 BHK आई सोल्ड ऑन 50 लाख रुपीज, 52, 53। अभी वहाँ पे 75-80 लाख के नीचे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अभी ये छोड़ दो, वी आर कमिंग टू बानेर बालीवाड़ी जी। बानेर बालीवाड़ी उस टाइम पे 80 लाख में वहाँ पे अपार्टमेंट मिलते थे। 2 BHK वाज 77 से तो 85 लाख के बीच में आपको मिल जाते थे। अभी नाउ इट्स 1 CR 1.2 CR 1.10 1 to 1.2 का रेंज है अभी, अगर दोनों साइड में जाओ तो। सो डैम क्रेजी। तो उस टाइम पे लोगों ने पैसा कमाया। और ये किन लोगों ने कमाया? जिन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदा था। और उस टाइम पे ही सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल थे लोग अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदने, ले या नहीं ले, रेडी टू मूव ही चाहिए। मतलब एवरी सेकंड कॉल। एक तो मैं फेड अप हो चुका था पोर्टल से, यू नो वी हैव फेस्ड द सेम चैलेंज ऑफ पोर्टल। राइट। मैं पोर्टल के कोई भी क्लाइंट को कॉल करता था, सर ये प्रॉपर्टी नहीं रेडी टू मूव चाहिए, रेडी टू मूव चाहिए। ये गलत चीज है यार, ये जिद नहीं होनी चाहिए। और बहुत से लोगों ने इसमें फायदा भी हुआ, मतलब बहुत कम क्लाइंट क्लोज होते थे, लेकिन जिन्होंने हुआ उनका बेनिफिट ही हुआ है। आई हैव गॉट द रेफरेंसेस फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग क्लाइंट, ठीक है, उन्होंने आज तक प्रॉपर्टी नहीं ली, और जिन्होंने मुझसे अंडर कंस्ट्रक्शन ली उसका तो पोजीशन भी होके 1 साल हो गया अभी। निखिल यही तो बात है ना, लोगों को मेरे को बताओ, एक सच बात बता दो, मैं क्लाइंट को इस वीडियो के बताना चाहूंगा कि यार अगर आपका कैपिटल है ना, देन इट्स फेयर की गुड फॉर द रेडी पोजीशन। अगर आपका कैपिटल गेन नहीं है ना, वेट फॉर सम टाइम, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं लो। हाँ, लेकिन सबसे बड़ा उनके लिए क्या चैलेंज होता है ना, यंग माइंड। मैं अभी जो एज ग्रुप में हूँ उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है, लॉट ऑफ माई रेफरेंसेस, ठीक है, लेते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। मतलब ऑलमोस्ट 60 to 70% रेफरेंसेस क्लोज होते हैं, लेकिन जो 30-40% बच जाते हैं ना, उनके लिए क्या चैलेंज है? यार अभी मेरा शादी भी हुआ है, मुझे रेंट भी ज़्यादा है, मैं रेंट भी दूँ, मैं होम लोन भी दूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं अंडर कंस्ट्रक्शन भी खरीदूँ, उसके लिए वेट भी करूँ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मुझे लगता है अभी लोग फेस कर रहे हैं। या पीपल आर फेसिंग, बट एट द रियलिटी चॉइस ऑफ इन्वेंट्री चाहिए आपको, कम रेट में चाहिए, ब्रीद इन पीरियड चाहिए, तो आई थिंक अंडर कंस्ट्रक्शन इज द बेस्ट। इफ यू आर रेडी फॉर द एडजस्टमेंट, देन आप ढूंढते रहो, मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, गो फॉर इट। अगर, और मुझे लगता है कि 95% लोगों को नहीं मिलता, लिटरली 2-2 साल लोग ढूंढते ही रहते हैं प्रॉपर्टी, नहीं मिल पाता निखिल। और पता है आजकल के जो जनरेशन बोलते हैं ना ऐसा वैसा, मैं सजेस्ट करूंगा, आजकल की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल बन रही है ना, पहले स्विमिंग पूल नहीं बनते थे निखिल, अभी तो बन रहा है। इन्फिनिटी 8 स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, एमिनिटीज ऑन अनदर लेवल, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। गोदरेज ने अभी डिलीवर किया है, गोदरेज 24 ओलंपिक साइज। आप खड़े रहो, जैसे रिसॉर्ट लगता है, जैसे मैं रिसॉर्ट में बैठा हूँ। पीपल आर मिसिंग दैट रेडी पोजीशन वाले। मुझे ऐसा लगता है कि अभी माइंडसेट शिफ्ट हो रहा है
इंडियन कंज्यूमर्स का, बिकॉज इंडियन कंज्यूमर्स इज ऑल अबाउट कारपेट पहले. अभी नाउ दे आर शिफ्टिंग इनटू लाइफस्टाइल. फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ ना, पहले था इट्स ऑल अबाउट कारपेट कितना है, 700 है, ये 700 दे रहा है लेकिन एम्यूनिटी नहीं दे रहा है, लेकिन वो कंपेयर करते थे जो एम्यूनिटी दे रहा है उसके साथ. नहीं, नाउ इट्स अ लाइफस्टाइल शिफ्ट. अभी वो लाइफस्टाइल देख रहे हैं. नहीं, आई एम गेटिंग ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, आई एम गेटिंग दिस डेक, 31,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस, पॉइंट, क्लब हाउस, अभी सब देख रहे हैं. अभी मुझे लगता है थोड़ा लाइफस्टाइल शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज आपने देखा होगा अभी रिसेंट इनसाइट में जो लग्जरी मार्केट है उसका सेल बढ़ गया है. आई सीन दैट. और ये जरूरी है, मुझे लगता है कि एमिनिटीज, लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है निखिल. बहुत जरूरी है. अभी उससे रेंट भी बढ़ता है इन्वेस्टर्स के लिए. अगर आपकी सोसाइटी वेल मैनेज है, वेल प्लान है, रेंट भी तो बढ़ेगा ना. ऑब्वियस स्टफ है. अगर मुझे वहाँ पे पूल मिल रहा है, जिम मिल रहा है, मैं जिम की मेंबरशिप क्यों लूँ बाहर? जी, इट्स नॉट नेसेसरी. मैं वहाँ पे जिम करूँगा, जिम बड़ी है तो रेंट अल्टीमेटली बढ़ता है. तो अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप परचेस कर रहे हो, अंडर कंस्ट्रक्शन इज वेरी मस्ट. अगर आप एमिनिटी और गुड डेवलपर देखते हो तो, क्योंकि रियल एस्टेट में रेरा में क्लॉज भी है कि आप जो भी ब्रोशर में जो भी चीज़ें एनिमेशन वीडियो में दिखाते हो एमिनिटीज़ के बारे में, वो एज इट इज़ डिलीवर्ड करनी होती है. अगर आप वो पेड़ यहाँ से वहाँ पे भी कर दोगे ना निखिल, तो भी आपको ओसी नहीं मिलता कि ये एमिनिटी आपने बोली है, वो दी क्यों नहीं. राइट. तो रेरा इज दैट मच सिक्योर्ड नाउ. तो ये चीजें कुछ भी हो जाए आपको प्रदर्शन मिलेगा. तो बिल्डर्स के लिए एक्चुअली जो अपना क्वेश्चन था, बिल्डर्स के लिए या वेरी ट्रू यार. मतलब मुझे बस अच्छी लोकेशन पे जगह चाहिए. आज मुझे भी प्राइमरी मार्केट में कोई चैलेंज नहीं है. प्रॉपर्टी में 3 साल बनाऊंगा ना, बेसिकली मेरा 10-20% अगर सेल हो रहा है, 20% का फंड आएगा. पहली बात तो फाउंडेशन के लिए बिल्डर के पास पैसा होता है, इसके अलावा कोई बिल्डर बनता नहीं है. और ऑलमोस्ट फाउंडेशन तक वो 40-45% ले लेता है. तो बिल्डर बन के प्राइमरी मार्केट में सेल करना इट्स वेरी इजी. क्वालिटी दो, कारपेट अच्छा बनाओ, आपका प्रोडक्ट बिकेगा. राइट. प्रदर्शन तक इट्स इजीली चला जाएगा. सो और प्राइमरी मार्केट में बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हैं जो फोकस करते हैं ओनली ऑन द अंडर कंस्ट्रक्शन. यस, आई वाज कमिंग टू दैट ओनली कि क्लाइंट्स के चैलेंजेस हैं, डेवलपर को तो कोई चैलेंज मुझे नहीं लगता. चैलेंज तो एक ही है कि पैसा कैसे कहाँ रखे, पैसे कहाँ से एडजस्ट करूँ, यही चैलेंज है. कहाँ कैसे मैनेज करूँ, कहाँ डालूँ ये सब पैसा. एंड थर्ड अभी चैनल पार्टनर्स, उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं? ओके बाबा. सो देख, अगेन बैक टू द विजन एंड पॉइंट ऑफ व्यू. कोई भी चैनल पार्टनर जब भी बनेगा, कोई भी वीडियो देख के बनना चाहता है, आई एम मेकिंग श्योर कि यार विजन लो यार एक बड़ा. राइट. अगर आप सिर्फ चैनल पार्टनर बन के महीने का 1-2 लाख कमाना चाहते हो, आप इंडस्ट्री के लिए बने नहीं हो जी. आप कभी ना कभी खत्म हो जाओगे जी. राइट. क्योंकि निखिल सिंपल है यार, तुम्हारा सिस्टम नहीं है, तुम्हारा मॉड्यूल नहीं है, तुम्हारा ब्रांड नहीं है, तुम्हें कोई पहचानता नहीं है. व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट ब्रिंगिंग द क्लाइंट एंड जाके क्लोज कर रहे हो. राइट. वो क्लाइंट को तुम्हारी कंपनी पता नहीं है, तुम्हारे रेफरेंसेस वो तुमको देगा या नहीं, उसको पता नहीं कैसे दूँ क्या दूँ. राइट. तो चैनल पार्टनर को पहले तो अपना विजन ब्रांड पे काम करना है कि मैं इसको किस तरीके से कंपनी को आगे बढ़ाऊँ. अगर आपको कोई ब्रांड और विजन नहीं है निखिल, कंपनी आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे चैनल पार्टनर बनते हैं मार्केट में, उतने ज़्यादा ख़त्म भी होते हैं. यस, ट्रू. मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा. आई एम इन टू दैट कंपनी जहाँ पे मैं टीम लीडर था. राइट. वो पूरी बिल्डिंग ही इसकी है, चैनल पार्टनर्स की. यू मस्ट नो. आई नो. राइट. आई नो, इन वाकड. ओके. उस टाइम पे मैंने उस पूरे बिल्डिंग में 6 कंपनियां बनती हुई देखी. बड़ा ऑफिस, बड़ा स्पेस, ओनर आता है, आराम से बैठता है और ही जस्ट गिविंग द मैनेजमेंट टू द ऑल एम्प्लॉइज कि आप इतना सिंपल ना 10 सेल करो, इतना पैसा आएगा, इतना मार्केटिंग में जाएगी, इतना ही जाएगा. स्टार्ट कर दी कंपनी और 7 महीने में उसमें से 4-5 कंपनी बंद भी हो गई. फंड होने से कुछ नहीं होता रियल एस्टेट में, फ्रैंकली स्पीकिंग. डेडिकेशन एंड रियल एस्टेट एवरीथिंग. आप चेयर पे बैठ के नहीं देख सकते. नहीं कर सकते. तो एज अ चैनल पार्टनर आपको इस इंडस्ट्री में एक बड़ा विजन लेना है, एक बड़ा ब्रांड बनाने के लिए एक स्टार्ट कुछ करना है. राइट. और प्राइमरी मार्केट सेल करना इट्स इजी अगर आपके पास उतनी बैंडविड्थ क्लाइंट की है. मुझे लगता है राइट अमाउंट ऑफ स्किल सेट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक जगह पे साइकोलॉजी रोल करती है. आप किसी भी इंडस्ट्री, चैनल पार्टनर में भी साइकोलॉजी होनी चाहिए जी. कि हमें किस तरीके से बिजनेस को बढ़ाना है. प्राइमरी मार्केट इजी फॉर सेल. आप यहाँ पे नहीं, आप कौन से भी कंट्री में जाओ, दुबई जाओ या फिर आप यूके, यूएस, कनाडा, कोई भी मार्केट सेल कर सकते हो निखिल.
बस आपको आपका विजन सेट होना चाहिए। आप एक प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाओगे, ये कभी नहीं होगा। तो चैनल पार्टनर को एज सच कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट आई फील। जिनको दिक्कतें है ना निखिल, मुझे एज सच कभी दिक्कत नहीं आई। जिनको दिक्कत है उनका ब्रांड नहीं है जी, उनका विजन नहीं है, या फिर वो स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली दिक्कतें होगी, क्योंकि कोई बैकबोन कंपनी नहीं है उनके पीछे कि वो बता पाए कि आई एम फ्रॉम दिस कंपनी, राइट। जैसे वो 10,000 का रेरा था जी, सब लोग निकालते थे, राइट। बिल्कुल। अगर आपको एक सीक्रेट वाली बात बताना चाहूंगा मैं, रियल इस्टेट में मैंने जो पर्सनली फील किया है, कोई भी रियल इस्टेट में जॉब करने आता है ना, वो एक ना एक बार रियल इस्टेट कंपनी खोलने के बारे में सोचता है। खोल भी देते हैं उसमें से 90% लोग, जी, बट उसमें से पता है 80-90% अगेन बंद कर देते हैं, राइट। तो पैसों के लिए कभी रियल इस्टेट चालू मत, पैसे है बट स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो एज अ चैनल पार्टनर, जो लोअर जिन्हें कंपनी नहीं बनाया उन लोगों के लिए तकलीफें हैं निखिल, और मैंने कभी तक वो चीज़ें सोची नहीं है। और प्राइमरी मार्केट में ब्रोकरेज अच्छा है, काम करो एंड मनी मैनेजमेंट सीखो, यस, पैसा बनेगा। मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा बढ़ा है तो हेवी खर्चे भी है राइट। तो चैनल पार्टनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो भी चैलेंजेस है, इट्स ऑल अबाउट कि आप पहले आपको पहले माइंड फ्रेम बनाना जरूरी है, फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। आने से पहले एक सर्टेन स्किल सेट आपकी होनी चाहिए। थोड़ा आप रियल एस्टेट का बैकग्राउंड या फिर एक्सपीरियंस लेके आओ, एटलीस्ट 1 से 1.5 साल तभी काम करो, राइट। लर्न अबाउट रेरा, ये सब चीजें आपको लगता है? सब कुछ लगता है निखिल। आप सिर्फ 2 लाख मिल रहे इसलिए ब्रोकिंग फर्म नहीं खोल सकते। यस, आपका विजन होना चाहिए और मेनली मुझे लगता है पैशन भी होना चाहिए। पैशन इज वेरी मस्ट यार, मतलब मुझे नहीं लगता विदाउट Interest पैशन और कोई भी passion काम के होता है। कारण। हम स्टूडियो में बैठे हैं, जी, दे हैव सम डेडिकेशन कि ये स्टूडियो को इतना यहाँ तक लेके जाना है, इसको यहाँ तक देखना है, हम ऐसे ब्रांचेस खोलेंगे, हम ऐसे ये करेंगे। बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क अभी इस लेवल पे रेडी चाहिए। जी, बिल्कुल। अगर मुझे चैनल पार्टनर कंपनी बनानी है, आई हैव माई माइंडसेट में 5 लोगों की टीम बनाऊंगा, 100 लोग यहाँ जाएंगे, 100 लोग यहाँ जाएंगे, ये कंपनी ये संभालेगी, सिटी ये संभालेगी, हम इस तरीके से ऐसे यूनिकनेस लाएंगे, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इससे कंपनी बनती है। अगर लीडर, सबसे इंपॉर्टेंट निखिल लीडर है यार, कोई भी कंपनी में आप जाओ। तुमको बताता हूँ निखिल यार, मेरे ये पॉडकास्ट बहुत टाइम तक चल सकता है इतने सारी चीजें बताने के लिए, बट इट वॉन्ट बी पॉसिबल, बट मैं जितना हो सकता है उतना ट्राई कर रहा हूँ। मैं जब मेरा पहला कंपनी छोड़ा ना निखिल, पैसे नहीं थे, लोन डेप्ट में था, और कंपनी भी स्टार्ट करनी कुछ भी नहीं ना, इन्वेस्टर से तो बात चली रही, ये करो वो करो, राइट। तो उस टाइम पे मैंने कम से कम 10-12 कंपनी के इंटरव्यू दिए निखिल, नॉट बिकॉज ऑफ द सैलरी, नॉट बिकॉज ऑफ द कंपनी, आई एम लुकिंग फॉर लीडर, लिटरली आई एम लुकिंग फॉर लीडर कि जिसने एकदम बेस से कंपनी को खड़ा किया है, और मुझे उस बंदे के साथ काम करना है। मुझे पैकेजेस सच में बहुत अच्छे मिले, बट मैंने नहीं ज्वाइन किया। लिटरली जो बोलूँ वो मुझे मिलता था, बट मैंने नहीं किया ज्वाइन। मैंने बोला कि नहीं, मुझे लीडर अच्छा चाहिए, कम सैलरी मिलेगी तो भी चाहिए। मुझे मेरे खुद पे भरोसा ना, मैं कैसे भी करके अचीव कर ही लूंगा, वो तो चीज़ें माइंड में है, बट मैंने लीडर ढूंढा। तो आप कोई भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, कहाँ पे भी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कंपनी का लीडर उसको कैसे रोल करता है यार। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने कंपनी के निखिल चला रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आप इंस्पिरेशन बनो सब लोगों की, बिल्कुल, राइट। आप कुछ बड़ा करो और उनको लगना चाहिए। तो मैं भी उस लीडर के खोज में था उस टाइम पे, तो मैंने उस लीडर को देख के ही ज्वाइन किया। दैट्स ग्रेट, इट्स अ वेरी गुड टिप जो आपने यंग रियल एस्टेट जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है या फिर कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी टिप रहेंगी कि सी अ लीडर। जहाँ पे आपको अच्छा लीडर मिले वहाँ पे आप ज्वाइन करोगे तो लर्निंग बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी निखिल। सो इसी पॉइंट पे मुझे बात करना था आपसे कि जो भी अभी नए कंसल्टेंट्स या फिर कंसल्टिंग में अभी जो आ रहे हैं न्यू एज लोग, उनके लिए आप क्या टिप देना चाहोगे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ रहे हैं? ओके, जैसे मैंने बोला था, एक बड़ा विजन लेके आना इंडस्ट्री में, और अगर आपको सच में पैशन है कुछ सेल करने का, आप इस चीज़ के लिए बनो रियल एस्टेट के लिए, तो ही आना, पैसे देख के कभी नहीं आना। दैट्स द फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग, इस इंडस्ट्री में अगर आपको एंट्री लेनी है, सब कुछ सीखो बेस से, और जितना विजन बड़ा होगा ना उतने सोल्यूशन मिलते जाते हैं निखिल, तो आप छोड़ोगे नहीं इस चीज़ को, जी, राइट। तो इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो चीज़ बेच रहे हो ना, ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, राइट। इट्स कार आप पकड़ लो या फिर कोई भी चीज़ पकड़ो, इट्स वेरी कम बजट वाली, 10, 20, 30, 40, 50, 60 लाख। अच्छा, हम तो हमारे वीडियो आपने देखे यार, हम 3 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़, यस, लिटरली 8-8, 11-11 करोड़ की प्रॉपर्टीज है यूट्यूब पे बिल्कुल, बिल्कुल है, जो डाली है।
100 करोड़ की इफ वी सी यूएस मार्केट, रायन सरहन की अगर वीडियो देखें हम, इनिस के देखें, एग्जैक्टली इनकी तो 100-150 सीआर तक की तो प्रॉपर्टी आपका वो विजन होना चाहिए कि मैं वो प्रॉपर्टी बेचूंगा 100 सीआर की, तो 100 सीआर की प्रॉपर्टी बेचने लायक बनना भी जरूरी है। जी। तो अगर आपको लगता है कि या यू आर, देखो मुझे लगता है आई एम कैपेबल, मैं 200 सीआर की प्रॉपर्टी बेच सकता हूँ, राइट? नहीं बेच सकता, नहीं हूँ कैपेबल, तो मैं बनूंगा कैपेबल, राइट? लेकिन मुझे वो चीज़ करनी है, तो इंडस्ट्री में आओ, जी। स्टूडियो खोलना है, कुछ भी करना है, आई एम द कैपेबल पर्सन, वाला मैं करके दिखाऊंगा और मैं सबसे बड़ा स्टूडियो बनाऊंगा, राइट? तो रियल एस्टेट में आना है तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, पैसा है, पैसा बनाओगे, बट विजन होना जरूरी है, दैट्स आई पर्सनली फील। ओके, सो ये तो रहा हमारे रियल एस्टेट के रिलेटेड, लेकिन आपने अभी सेल्स एंड मार्केटिंग ये दोनों चीज़ें देखी है, Right. यू हैव सीन बोथ द वर्टिकल्स, और अभी तो आप यू आर बिल्डिंग अ कंपनी, यू आर सीइंग एवरी वर्टिकल, Yeah. लेकिन तभी भी आप ऐसी कोई सेल्स एंड मार्केटिंग टिप देना चाहोगे यंग रियल्टर्स या फिर यंग बिजनेस ओनर्स को? मार्केटिंग टिप, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क ऑन ओन ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, Yeah. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पॉडकास्ट में पर्सनल ब्रांड वाली बात आई है, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट निखिल इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है बैकग्राउंड में कंपनी ऑपरेट होना। जी। इफ आप पर्सनल ब्रांडिंग पे ही फोकस कर रहे हो खाली, राइट, आप सिर्फ पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, बाय गॉड ग्रेस आपको कभी कुछ हो जाता है तो वो कंपनी खत्म हो जाएगी निखिल, राइट? पर्सनल ब्रांडिंग के साथ आपको कंपनी मैनेजमेंट पे भी फोकस करना है, ताकि अगर आपको भी कल कुछ हो जाए, कंपनी वर्किंग नहीं रुकनी चाहिए एनी हाउ। आजकल वही कोई लोग नहीं सोचते इन पर्सनल ब्रांडिंग केस। ओके, आई एम मेकिंग दैट काइंड ऑफ कंपनी निखिल, जहाँ पे अगर मुझे भी कुछ हो जाए, कंपनी ऑपरेशंस कभी जिंदगी में नहीं रुकेंगे, राइट? वो चलते रहेंगे। और आज वो रियल एस्टेट में बहुत मुश्किल है। रियल एस्टेट में अगर ओनर चला गया और उसकी पर्सनल ब्रांडिंग है, लिटरली बिजनेस खत्म हो जाएगा। ट्रू। कोई भी बड़ा आदमी पकड़ लो निखिल, जिसमें 1 मिलियन फॉलोअर है, 2 मिलियन फॉलोअर है, रियल एस्टेट में है, और उसका काम सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग से ही चलता है, तो वो उसको ऑपरेशन अपना अच्छा करना बहुत जरूरी वो है। टूटेगी। उसको अपने जैसे 50 लोग बनाने हैं पर्सनल ब्रांडिंग के, देन वो कंपनी रन करेगी। तो आई एम वर्किंग ऑन दैट, और मुझे लगता है कि मार्केटिंग की अगर बात आए तो पर्सनल ब्रांडिंग करो, इसके साथ साथ कंपनी ब्रांडिंग इज वेरी मस्ट। यस, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल ब्रांड ऐसे होने चाहिए। होने चाहिए। ट्रू। आजकल लोग मिस्टेक करते हैं, दे आर ओनली फोकसिंग ऑन द पर्सनल ब्रांडिंग। आप बोथ ब्रांडिंग चलाओ, कंपनी ब्रांडिंग भी चलाओ एंड खुद की ब्रांडिंग भी चलाओ। तो मार्केटिंग में ये टिप है कि कंपनी को भी आगे बढ़ाने की जितना खुद को टाइम देती है, उतना कंपनी के ब्रांडिंग को भी टाइम दो। या योर फर्स्ट क्वेश्चन सेल्स में टिप, और मार्केटिंग के तो ये हो गई कि दो कंपनी को ब्रांडिंग में फोकस करो। सेल्स में बाबा फोकस ऑन रिलेशन यार, नथिंग एल्स, राइट? और एक चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा, जैसे कि सेल्स में आई हैव सीन कि बहुत से चैनल पार्टनर्स पता है क्लाइंट के साथ आते हैं और मुझे दिखता है मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं फिर उनके कपड़े देखता हूँ तो प्रॉपरली ड्रेस नहीं है, जैसे कि यू आर अ वेल ड्रेस पर्सन। मेरे यहाँ अब तक जो भी आया है दे आर क्वाइट वेल ड्रेस पीपल। या सो आपका क्लोथिंग पे क्या कहना है कि कैसा रहना चाहिए, कैसा अटायर उनका होना चाहिए? बिकॉज हम भी जब भी मिले वी वर एदर इन द स्मार्ट कैजुअल्स और इन द फॉर्मल्स। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू निखिल। तो इसीलिए तो हम साथ में है ना, तो ट्रू, आपको पता है, माइंडसेट इसलिए या एग्जैक्टली वेवलेंथ मैच होता है। अगर आप नॉर्मल बंदे से क्यों नहीं मिले कि जो जिससे तुम पॉडकास्ट में बुलाए, फिर तुम रिलेशन बनाए, फिर तुम्हारा कनेक्शन किससे बनता है? जिससे एनर्जी मैच होती है, राइट? सो निखिल, सेल्स में जो लोग गेम खेल रहे हैं या फिर कुछ भी कपड़े पहन के, दे आर नॉट फॉर द सेल्स। पहली बात तो आप उनको हायर ही मत करो कि जो वेल ड्रेस आपको इंटरव्यू देने भी नहीं आए, राइट? मैं पर्सनली आई एम फॉलोइंग इंटरनेशनल मार्केट टोटली। मैं उन लोगों को फॉलो करता हूँ, मैं उन लोगों से सीखता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे नहीं लगता कोई है उस लायबल की वो सब चीज़ें सिखाए। ड्रेसिंग कभी सामने वाले के लिए मत करो, ये खुद के लिए करो, राइट? यहाँ पे क्या होता है कि आजू बाजू में कोई नहीं कर रहा, इसलिए ऐसे सोचते कि कोई करना भी नहीं चाहिए, क्या फ़ायदा? बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल रियल एस्टेट में सबसे खराब बात मुझे यही लगती है कि यहाँ के जो ब्रोकर्स है, जो भी एजेंट्स हैं, वो वेल ड्रेस नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के बारे में। और नॉट इवन ब्रोकर, बिल्डर्स भी आप पकड़ लो ना, आप जाओ आउटर स्कर्ट पे, रावेत पुनावले, आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलर पर्सन, बट वो भी वेल ड्रेस नहीं है यार। यू आर सेलिंग 50 lakhs ऑफ प्रॉपर्टी, राइट? तो आप बेस्ट क्लाइंट को भी ये समझना जरूरी है कि हम प्रॉपर्टी कहाँ पे खरीद रहे हैं। एंड मुझे लगता है उसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है, बहुत ऑन योर क्लोथ्स एंड ऑल। ये वाले पॉडकास्ट पे मेरी फ्रेटर्निटी, मतलब जो चैनल पार्टनर्स है उस पर फोकस कर रहा हूँ। सो सबसे बड़े 3 चैलेंजेस हैं
जो ये लोग फेस करते हैं, तो आप मुझे वन बाय वन हर एक चैलेंजेस का आपकी तरफ से क्या सोल्यूशन है मुझे बताइए। ओके तो सबसे पहला है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन इज द बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ दैट माय फ्रेटर्निटी इज फेसिंग। उसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? बाबा, आई एम आल्सो स्ट्रगलिंग इन दैट। इतना जो भी आप लीड अभी जनरेट कर रहे हो उतना भी बहुत से चैनल पार्टनर्स नहीं कर पाते हैं। वेरी ट्रू। आई ट्राइड एवरीथिंग। मैं ऐसा बंदा हूँ ना, मैं सब ट्राई करके छोड़ दूंगा भले रिजल्ट आए या ना आए, राइट। सो फर्स्ट पर्सनल ब्रांडिंग, कंपनी ब्रांडिंग, ये लीड्स बाय डिफॉल्ट आएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट आएगी। नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मेहनत करनी है, बढ़िया उससे लीड आती है और मोस्टली लोग वहाँ से करते हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया, बहुत जेन्युइन लीड आती है। सेकेंड थिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग करो और नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एडवर्ड्स करो, सबसे इंपॉर्टेंट। और फोकस डेवलपर्स पकड़ो, राइट। फोकस डेवलपर, फोकस गूगल एडवर्ड्स। इससे क्या होगा, वो जो आप डोमेन खरीद रहे हो वो बहुत पुराना होगा, राइट, ऑप्टिमाइज होगा, एसईओ चलेगा, आप धंधा बना पाओगे अगर आप फोकस प्रोजेक्ट पे फोकस लीड जनरेशन कर पा रहे हो। तो फोकस ऑन वन थिंग, राइट, गूगल एडवर्ड्स, सोशल मीडिया, दैट्स इट। मुझे इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता, आई डोंट नो। या बाकी सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम तो है ही। अगर आपका बैंडविड्थ बड़ा है, यू कैन डू एनीथिंग यार। मैं तो सिर्फ आपकी कंपनी है और आपका बड़ा स्ट्रेच है ना, आप सब जगह पे घुसो, कुछ भी नहीं छोड़ो, बैनर एड्स करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एडवर्ड, सोशल मीडिया, कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना है, एक भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिलाई नहीं करना है फॉर द लीड जनरेशन, राइट। यू शुड ट्राई मल्टीपल, आपके मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए। बट हाँ, मैं पोर्टल प्रेफर नहीं करूंगा, frankly speaking। दोनों ने exactly, I lost very much money and निखिल as well। and मुझे लगता है बहुत से लोग हमारे जैसे हैं, क्योंकि पोर्टल का टाइम था बट वो बहुत पहले था निखिल। इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर द पोर्टल, वो चला गया वो फेज, अभी वो चीज़ नहीं है। करंटली इफ यू आर लुकिंग फॉर लीड जनरेशन, गूगल एडवर्ड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, पर्सनल ब्रांडिंग, कंपनी ब्रांडिंग, banners ads, YouTube ads, do everything by own, but don't rely on other platform like portals. That's my suggestion for lead generation. Yes. Yeah. अभी सेकेंड चैलेंज जो फेस करते हैं आजकल वो है कस्टमर लॉयल्टी वाला। अभी कस्टमर का कैसे है ना, 4-5 चैनल पार्टनर के साथ कनेक्ट रह गया, हम कितना भी अच्छा बताएं दूसरा वाला कुछ और चिपका देता है, या फिर हम कोई भी अच्छी चीज़ उन्हें बताएं, नहीं अभी मैं इधर देखूंगा, मैं यहाँ पे इंक्वायरी करूँगा, वहाँ पे फिर 15-20 चैनल पार्टनर के साथ कनेक्ट में आ जाते हैं। और मैं उस टाइम पे वही समझा, तो मैं नहीं बोलता हूँ कि एक ही के साथ कनेक्ट पर रहो, यू स्टे विद 2 और 3 मैक्स, लेकिन वो रहते हैं 15 लोगों के साथ, और वहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कस्टमर लॉयल्टी में। अगर बीइंग अ चैनल पार्टनर, आपको अगर अपने क्लाइंट पे होल्ड रखना है या फिर आपको अपने के क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बाबा, टॉक विद देम, राइट, सॉल्यूशन, या टॉक विद देम जेन्युइनली, एंड नॉट ओनली टॉक, लेंथी टॉक होनी चाहिए, जितना लेंथी टॉक होगा, और नॉट फोन कॉल्स पे नहीं, पर्सनल मीट। व्हाट आई प्रेफर्ड ना, कि कोई भी कॉल होता है तो आई पर्सनली सेज कि सर एक बार मिलता है, अगर आपको वो सर्विस अच्छी लगी देन विल गो अहेड, और एल्स नो। बट मैं फोन पे कभी बातचीत नहीं करता, मुझे फोन पे पसंद नहीं है कि 1 घंटा बात करना और बताना। आई से कि सब पर्सनली मिलता है, बात करता है। सो अगर आपको लॉयल्टी जीतनी है किसी भी क्लाइंट की, पहली बात तो आप उसको क्लियर करो, हु आर यू। इफ आप नहीं बता रहे हो कि आप कौन हो, एज अ निखिल मावड़े, हमारी कंपनी कैसी है, हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, इफ यू डोंट नो अबाउट यू, वो लॉयल कस्टमर नहीं बनेगा जिंदगी में, राइट। अगर आपको लॉयल क्लाइंट बनाने हैं, उस कस्टमर को आपके बारे में, आपके कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो किसी को भी बता पाए कि ही इज़ अ कुणाल गोलब, ही इज़ फ्रॉम दैट कंपनी, एंड अगर आपको कुछ लेना है इनके पास जाइए, राइट। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपने कंपनी के बारे में उनको बताओ, राइट। तो कस्टमर लॉयल्टी में सर्विस तो है ही यार, सर्विस तो सब लोग देते हैं, राइट। आप भी दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ, कुछ थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकर्स दे रहे हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकर्स में लॉयल्टी क्लाइंट उनके पास क्यों नहीं आते, रेफरेंस क्लाइंट क्यों नहीं जाते? क्योंकि उन्होंने डील करके खत्म कर दिया ना, पेपर बन गया, सब बन गया, खत्म, छोड़ दी बात। हाँ, ही इज टॉकिंग विथ हिम, रिलेशन इज गुड, बट ही डोंट नो अबाउट हिज कंपनी ना, राइट। तुम तुम्हारी कंपनी के बारे में बताओ तो उसको पता तो चले वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, राइट। इसमें 2 मॉडल है निखिल। फर्स्ट मॉडल, व्हाट आई फील, कंपनी के 2 स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है कि आप पर्टिकुलरली फोकस प्रोजेक्ट पे लीड जनरेट करो, जिसमें क्लाइंट को पता नहीं चलता वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम कंपनी और गोदरेज इटसेल्फ और वॉट एवर द डेवलपर इज, प्रोजेक्ट फोकस जो करते हैं लोग, तो वो लोग बता रहे हैं वी आर फ्रॉम VTP, वी आर फ्रॉम न्याति, तो आप हमें आए हो सर। तो इस तरीके से डील होती है। सेकेंड होती है कंपनी
पर्सनल ब्रांडिंग में तो कंपनी के थ्रू ही होती है, ही नोज अबाउट यू, ही नोन हु इज निखिल मावड़े, राइट? तो वो लोगों के साथ उनको सर्विस देने के बाद वो आपके पास ही आएंगे वापस से। कस्टमर लॉयल्टी मुझे लगता है ऑनेस्ट रहने से बनती है। Sure. आप वो मॉडल से जाओ या ये इस मॉडल से जाओ, उनको बताओ वो वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, राइट? एंड थर्ड चैलेंज जो फेस करते हैं कि बहुत से चैनल पार्टनर्स मतलब सभी परेशान है, अनइथिकल प्रैक्टिसेस। उठा लिया क्लाइंट सेल्स ऑफिस के बाबा, ये बाहर हर खड़ा कंट्री था। में होता है, हर एक जगह पे होता है। वो उठाना इट्स लाइक कि जिसको नीड है उठाएगा, राइट? बट ये गलत चीज़ है। मैं कभी कैशबैक देने पे बिलीव नहीं करता। बाय अनसर्टन चीज़ें मुझे कभी एक ही बार देना पड़ा और बहुत बड़ा झटका पड़ा वो चीज़ का। मैं कभी नहीं दिया कि वो हमें एक हक की कमाई है यार। यस, वी आर नॉट बेगिंग एनीबॉडी कि भाई मुझे दे दे, भाई मुझे दे दे, ऐसा नहीं है। वी आर नॉट बेगिंग, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर दिस। अगर लकीली एक बुकिंग हो जाती है, उसके पीछे 10 बुकिंग स्ट्रगलिंग वाली है ना, तो लकीली एक हो जाएगी। तो इट्स अ पार्ट ऑफ सर्विस। तो इसमें अनइथिकल प्रैक्टिस करने वाले वो लॉन्ग टर्म नहीं टिकते। पहली बात तो उनके पास बेस नहीं होता, राइट? तो इसलिए वो अनइथिकल। देखो दुनिया में गलत चीजें क्यों होती है निखिल, कोई ना कोई बैकग्राउंड में रीजन रहेगा स्ट्रांग बड़ा, उसको प्रॉब्लम रहेंगे, राइट? तो अनइथिकल प्रैक्टिस वालों को बैन भी लगाती है कंपनीज। बहुत सारे बिग कंपनीज को बैन लगाया है, ये तो छोटे वालों को तो छोड़ ही दो। तो अनइथिकल जब आप करोगे, आपको लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। रादर देन वो प्रॉब्लम जो आपको गलत चीजें करने के लिए परेशान कर रही है कि तू यहाँ से उठा वहां से उठा, इसके बिहाफ में आप ये सोचो कि आप उसके अलावा लीड जनरेट कैसे कर पाओ। टाइम जाएगा बट आप पैसे बनाओगे, राइट? तो आपके दो साइकोलॉजी फैक्ट होंगे। आपको अगर गलत चीजें चॉइस करनी है, राइट चीजें राइट करोगे तो टाइम लगेगा बट पैसा बनाओगे, गलत चीजें करोगे तो पैसा बनाओगे बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो अनइथिकल चीजें आपको कहीं ना कहीं जाके स्टॉप करेगी लाइफ में, भले ही वो कल करे या फिर 10 साल बाद करे, लेकिन वो बड़ा झटका बैठेगा। तो अनइथिकल प्रैक्टिस मैं खुद बिलीव नहीं करता, और कोई भी ना करो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत, क्योंकि इससे ना देखो आप करते हो, अगर आप करते हो तो आपके पास रखो, आप 10 लोगों को मत बताओ, और वो पकड़ा गया ना पूरी इमेज खराब, कंपनी ब्रांडिंग खराब, आपका लाइफ भी बर्बाद हो सकता है इससे जी। तो वो चीज़ों पे मैं बिलीव नहीं करता, और वो चीज़ें किसी कोई भी बंदा जो कर रहा है वो ना करे। सो अनदर ग्रेट आंसर बाय यू। सो मुझे लगता है आज हमने बहुत सी बातें की हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लाइफ में हुआ है। सो थैंक यू सो मच कुणाल फॉर कमिंग हियर। एंड डेफिनेटली अगर ये पॉडकास्ट लोगों को पसंद आया है, अगर लोगों की डिमांड होगी, जो भी व्यूअर्स है उनकी डिमांड होगी, सो डेफिनेटली आई विल कॉल यू अगेन। और डेफिनेटली ये होने ही वाला है कि मैं आपको वापस बुलाऊंगा, बिकॉज देयर इज लॉट टू टॉक। अभी तो हमने 10% ही बात की है, अगर हम बैठ गए तो 24 घंटे और बात कर सकते हैं, इतना हमारे पास कंटेंट है बताने के लिए। बट हम ये वाला पॉडकास्ट यहाँ तक ही रखते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इसमें बहुत सा वैल्यू एडिशन हो चुका है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स बीन अ प्लेजर टू हैव यू हियर।